हेलो वांगसी लवर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी ऑथर नरेटर प्रीति आप लोगों के लिए फिर से एक वन शॉट ऑफ लेकर आई हूँ। ये एक वांगसन स्टोरी है जिसमें टॉप वांगजी और बॉटम विंग है। स्टोरी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम स्टोरी के मेन फर्स्ट लीड कैरेक्टर लैन वांगजी को देखते हैं। लैन वांगजी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसके फादर की डेथ हो चुकी थी और उसकी मॉम कार्मली जो इस वक्त बहुत बीमार रहती थी। वांगजी एक छोटे से एक अपार्टमेंट में रहता था जिसमें बस 2 ही रूम थे। वांगजी सुबह सुबह उठ जाता है और अपने डेली रूटीन वर्क कंप्लीट के बाद सीधे किचन में आता है। किचन में आने के बाद वांगजी अपने और अपनी माँ के लिए नाश्ता बनाता है। उसके बाद थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद वो फ्रिज पर एक चिट लगा देता है और अपार्टमेंट से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद कार्मन ली उठती है तो वह देखती है कि वांगजी अपार्टमेंट में नहीं है। कार्मन ली समझ जाती है उसका बेटा सुबह सुबह जॉब के लिए निकल चुका है। कार्मन ली जाकर फ्रिज के चिट को पढ़ती है। उसमें दवाइयाँ किस टाइम लेनी थी वांगजी ने लिखा था। कार्मन ली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने मन में कहते हैं मेरा छोटा सा वांगजी, इतनी कम उम्र में उसने सारी जिम्मेदारी ले ली। ये सोचकर ही कार्मन ली के आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक्चुअली में वांगजी के फादर लैन किंगजन बीजिंग शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। वांगजी 15 साल का था और लैन सेचन 18 साल के थे तब लैन किंगजन का एक कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनकी डेथ हो जाती है। लैन किंगजन की डेथ के बाद ही लैन किंगजन के पार्टनर्स ने लैन एम्पायर अपने कब्जे में कर लिया। यहाँ तक कि कार्मन ली, लैन वांगजी और लैन सेचन को लैन मैंसन से भी बाहर निकाल दिया। उसके बाद लैन सेचन कार्मन ली और वांगजी को लेकर चौंचिंग शहर में आ गए थे। वहाँ पर एक छोटी मोटी नौकरी कर कार्मन ली और वांगजी को संभाल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक लैन सेचन भी गायब हो जाते हैं। कार्मन ली और वांगजी दोनों ही परेशान हो जाते हैं और लैन सेचन को ढूंढने लगते हैं। कई बार उन लोगों ने पुलिस स्टेशन भी गए लेकिन लैन सेचन का कुछ भी पता नहीं था, जिस वजह से कार्मन ली हमेशा बीमार रहा करती थी। 15 साल की उम्र में वांगजी के ऊपर अपनी की जिम्मेदारी आ गई थी। वांगजी ने पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे काम कर अपना और अपना माँ का ख्याल रखने लगा। धीरे धीरे वांगजी 18 साल का हो जाता है। कार्मन ली को वांगजी लैन सेचन के बारे में सोचकर ही रोना आ जाता है। रोते रोते वो ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ देखती है जहाँ वांगजी ने नाश्ता बनाकर रखा था। कार्मन ली बैठ जाती है और नाश्ता करने लगती है। अभी भी कार्मन ली की आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन वो जानती है उसके बेटे ने कितनी मेहनत की है, इसलिए वो खाना वेस्ट नहीं कर सकती, उसे खाना खाना ही होगा। इसलिए ना चाहते हुए ही कार्मन ली सारा ब्रेकफास्ट खत्म कर देती है और उसके बाद मेडिसिन लेती है और अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चली जाती है। वांगजी सुबह 6 बजे घर से निकल जाता है और सबसे पहले न्यूज़पेपर और मिल्क सबका में सप्लाई करता है। उसके बाद वो फिश मार्केट और वेजिटेबल मार्केट में जाता है। वहाँ पर फिश खाना, वेजिटेबल उठाना, सब वेंडरों को देना, ये वांगजी का काम था। 10 बजे तक वांगजी का ये सब काम खत्म हो जाता है। वांगजी उसके बाद एक कैफ़े में जाता है, वहाँ पर वो बर्तन धोने का काम करता था। वांगजी जल्दी-जल्दी अपना सारा काम खत्म करता है और उसके बाद सीधे 2 बजे अपने घर आ जाता है। कार्मन ली अभी भी अपने रूम में बैठकर रेस्ट कर रही थी। वांगजी जल्दी से अपनी मॉम के रूम में जाता है और मॉम को एक तरफ देखता है। कार्मन ली वांगजी की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। वांगजी कहता है, मॉम आज मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया है, मैं अभी तुम्हारे लिए लंच तैयार कर देता हूँ। कार्मन ली कहती है, वांगजी थोड़ी देर बैठ जाओ, उसके बाद कर लेना। वांगजी कहता है, नहीं मॉम, टाइम नहीं है, मुझे 3 बजे जाना होगा। ऐसा कहकर वांगजी सीधे किचन की तरफ चला जाता है। कार्मन ली अपना हेडसेट करती है और आगे कुछ भी नहीं कहती, चुपचाप अपने रूम में बैठी रहती है। कुछ देर बाद वांगजी कार्मन ली के रूम में वापस आता है और कार्मन ली की तरफ देखता है और कहता है, मॉम मैंने लंच तैयार कर दिया है और मैंने डिनर भी बना दिया है। आज मुझे रात को आने में थोड़ा देर हो जाएगा, आप डिनर गर्म करके खा लेना। कार्मन ली कहती है, इतना काम क्यों करते हो वांगजी, थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम रात को 1 बजे घर लौटते हो और सुबह 5 बजे उठ जाते हो, तुम्हारी नींद पूरी होती है। वांगजी कहता है, हाँ माँ, जितने घंटे सो लेता हूँ उतने में मेरी नींद पूरी हो जाती है और अब तो मुझे आदत हो गई है। उसके बाद वांगजी कार्मन ली के पास जाता है और कार्मन ली का हाथ पकड़ता है और उसे डाइनिंग एरिया में लेकर आता है। उसके बाद दोनों मिलकर लंच करते हैं। वांगजी कार्मन ली की तरफ देखता है और कहता है, मॉम बर्तन मत धोना, मैं आकर धो लूँगा, आप घर का कोई भी काम नहीं करेंगी, आपको पता है ना आपकी तबीयत खराब है, मैं सारा काम आकर कर दूंगा, लेकिन आप कुछ भी मत करना, बस अपना डिनर गर्म करके खा लेना, बस इतना ही करना। कार्मन ली कहती है, वांगजी सारा दिन मैं बैठी रहती हूँ, तुम मुझे कुछ भी करने नहीं देते, घर का काम तुम खुद के जाते हो। वांगजी कहता है, मॉम अगर आपकी तबीयत सही थी तो आप करते थे, लेकिन तबीयत तो खराब रहती है ना, इसलिए कुछ भी मत करना, और डॉक्टर ने तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने को कहा है ना, इसलिए सिर्फ आप आराम करना, मैं आकर कर दूंगा। ऐसा कहकर वांगजी फिर से अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है। वांगजी अपने अपार्टमेंट से निकलकर सीधे एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पर वेटर का काम करने लगता है। लगभग शाम के 7 बजे वांगजी रेस्टोरेंट से निकलकर सीधे एक बार में जाता है। वहाँ पर एक बार टेंडर का काम करने लगता है। जी इसी तरह छोटे मोटे काम कर अपना खर्चा निकाला करता था। उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा करने थे क्योंकि कार्मन ली को एक बहुत बड़ी बीमारी थी। वांगजी ने कार्मन ली को कुछ भी नहीं लाया। कार्मन ली का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होना था जिसके लिए वांगजी को 20 लाख रुपए की सख्त जरूरत थी, लेकिन वांगजी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और उसके पास इतने पैसे नहीं थे। छोटी मोटी जॉब करके वो अपनी माँ का और खुद का खर्चा निकाला करता था, लेकिन कार्मन ली की बीमारी की वजह से वांगजी को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। इस तरह वांगजी के दिन बीत रहे थे। एक दिन रात को उसका अपना शिफ्ट खत्म करने के बाद वांगजी अपने पैसे गिन रहा था।
तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है और पर्सन वांग जी की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और कहता है, तुम पैसे गिन रहे हो? कितने हुए हैं? आज की कमाई तो देखकर लग रहा है ज़्यादा हुआ है। वांग जी उसकी तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और कहता है, नहीं, जितने मुझे चाहिए उससे कम ही मिले हैं। वांग जी का इस तरह सा चेहरा उदास देखकर वो पर्सन उसके पास बैठ जाता है और कहता है, तुम्हें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है? वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ, मुझे मेरी माँ का ऑपरेशन करना है। कम से कम 20 लाख रुपए जमा करने हैं। मुश्किल से मैं 3 लाख ही जमा कर पाया हूँ। अभी भी मुझे और पैसे जमा करने हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे जमा करूँ, क्योंकि मेरी इनकम बहुत कम है। वो पर्सन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम महीने में कितना कमा लेते हो? वांग जी उस पर्सन की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और कहता है, मुश्किल से 20,000 रुपये। क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, इसलिए मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती। छोटे मोटे काम करके ही मैं पैसे जमा करता हूँ। वो पर्सन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुम्हें कार चलानी आती है? वांग जी हैरानी से उस पर्सन की तरफ देखता है और कहता है, हाँ, क्यों? वो पर्सन वांग जी की तरफ देखता है और मुस्कुराता है और कहता है, क्योंकि मेरे बॉस को एक ड्राइवर की ज़रूरत है। एक्चुअली में जो उनका पुराना ड्राइवर था ना, वो ओल्ड हो चुका है और ज़्यादा बीमार रहता है, जिस वजह से बॉस ने उसे जॉब से निकाल दिया। वांग जी जब ये सुनता है तो उसे बुरा लगता है, कहता है, जॉब से निकाल दिया? अगर कोई ओल्ड हो जाए और काम करने के लायक ना रहे तो क्या उसको जॉब से निकालना ठीक है? वो पर्सन देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, मेरा बॉस इतना बुरा नहीं है। वो थोड़ा गुस्सैल है, सही से बातें नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं वो दिल का बुरा है। उसने उस ड्राइवर को जॉब से निकाला तो ज़रूर है, लेकिन उसे पूरे 10 साल की सैलरी दी है, जिन पैसों से उसकी आगे की ज़िंदगी अच्छी खासी गुजर जाएगी। तुम उसकी चिंता मत करो। तुम बताओ, क्या तुम जॉब करोगे? सैलरी पूरी 30,000 रुपये है और तुम्हें सुबह ड्यूटी पर जाने हैं और 8 बजे तक तुम अपने घर वापस जा सकते हो। और कुछ महीने वहाँ जॉब करने के बाद तुम लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। हमारे सर ने इस बात की सुविधा दे रखी है, अगर किसी एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर या एम्प्लॉय बीमार होता है तो उसका आधा खर्चा बॉस देते हैं। तो तुम अप्लाई कर देना, तो बॉस तुम्हें पैसे भी दे देंगे, जिससे तुम अपनी माँ का ट्रीटमेंट करवा सकते हो। वांग जी जब ये सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, सच्ची में ऐसा हो सकता है? वो पर्सन देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, हाँ हाँ, हो सकता है। ये मेरा कार्ड लो, इसमें मेरा नंबर है। अगर ये जॉब करना चाहते हो तो मुझे कॉल कर देना और अपना जवाब 2 दिन के अंदर देना, क्योंकि मेरे बॉस को जल्द से जल्द ड्राइवर की ज़रूरत है। वांग जी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद वो पर्सन वहाँ से जाने लगता है। वांग जी जल्दी से उसके पास आता है और कहता है, एक्सक्यूज़ मी सर, आपने अपना नाम तो नहीं बताया? वो पर्सन वांग जी की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और कहता है, मेरा नाम नियो सेंग है। मैं वी कॉर्पोरेशन में काम करता हूँ। अगर तुम जॉब करोगे तो वी कॉर्पोरेशन में आ जाना, वहीं पर हम दोनों की मुलाकात होगी। ऐसा कहकर नियो सेंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी उस कार्ड को लेता है और बार-बार देखने लगता है। वांग जी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वांग जी अपने सारे पैसे को कलेक्ट करता है और सीधे घर के लिए निकल जाता है। आज वांग जी बहुत खुश था। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी कार्मन ली का इंतजार कर रहा था। कार्मन ली सुबह उठकर जब बाहर आती है तो वांग जी को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, बेटा, तुम आज अपने जॉब पर नहीं गए? वांग जी कहता, नहीं मॉम, आज के लिए मैंने छुट्टी ली है। आपको पता है मुझे एक न्यू जॉब का ऑफर आया है, वहाँ सैलरी भी अच्छी है, और मॉम आपको पता है मुझे बार बार जॉब चेंज भी नहीं करना पड़ेगा, सारा दिन एक ही जॉब करना है, ड्राइवरी का। कार्मन ली जब ये सुनती है तो मुस्कुरा देती है और कहती है, ठीक है बेटा, तो चले जाओ उस जॉब पर। अगर वो जॉब अच्छी है तो तुम सुबह उठकर जब जाते हो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, कम से कम तुम मेरे साथ समय तो बिता पाओगे। वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद कहता है, मॉम जाना पड़ेगा, मैंने आपको ब्रेकफास्ट बना दिया है, और हाँ, दवाई समय पर ले लेना। ऐसा कहकर वांग जी जल्दी से कार्मन ली के पास आता है और कार्मन ली के फोरहेड पर किस करके वहाँ से चला जाता है। कार्मन ली वांग जी को इतना खुश देखकर उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वांग जी सुबह सुबह ही बी कंपनी में पहुंच जाता है। नियो सेंग ने अपना फ़ोन नंबर दिया था वांग जी को, ताकि वांग जी कॉल कर सके, लेकिन वांग जी के पास तो फ़ोन था ही नहीं, इसलिए वांग जी पहले ही बी कंपनी में आकर नियो सेंग का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद ही नियो सेंग वहाँ आता है। वांग जी जल्दी से नियो सेंग के पास जाता है और कहता है, एक्सक्यूज़ मी सर, आपने मुझसे कहा था ना ड्राइवर की जॉब के लिए, मैं आ गया। नियो सेंग वांग जी को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, मैंने तो तुम्हें कहा था कि कॉल करके आना। वांग जी अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और कहता है कि एक्चुअली में सर मेरे पास फ़ोन नहीं है, इसलिए मैं आपको फ़ोन नहीं कर पाया। नियो सेंग हल्के से मुस्कुरा देता है और कहता है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में बॉस आ जाएंगे तो मैं उनसे मिलवा दूंगा। वांग जी हाँ में सर हिलाता है। कुछ ही देर में वहाँ पर एक कार आकर रुकती है, उसमें से बॉस बाहर निकलता है। बॉस को देखकर तो वांग जी हैरान हो जाता है। नियो सेंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, ये हमारे बॉस है विभूषण, ये बहुत खड़ूस है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, कोल्ड पर्सन है, इनके सामने ज़्यादा बातें मत करना, इन्हें ज़्यादा बात करने वाले लोग पसंद नहीं है। वांग जी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद नियो सेंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, चलो मेरे साथ कंपनी के अंदर चलो, मैं जब तुम्हें अंदर बुलाऊं तभी सर के केबिन में आना। वांग जी हाँ में सर हिला देता है और चुपचाप नियो सेंग के साथ जाने लगता है। नियो सेंग वांग जी को एक जगह काउच पर बिठा देता है और कहता है कि यहाँ पर तुम मेरा इंतजार करो, अभी थोड़ी देर में मैं बॉस से बात करके आता हूँ, उसके बाद बॉस अगर तुम्हें अंदर बुलाए तो आ जाना। वांग जी फिर से हाँ में सर हिला देता है और इधर उधर देखने लगता है, क्योंकि ये कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, इसे वहाँ चहल पहल कर रहे थे। वांग जी थोड़ा नर्वस था, अगर उसे ये जॉब नहीं मिली तो क्या होगा। कुछ देर बाद नियो सेंग विंग के केबिन के अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर आता है और आकर वांग जी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, वांग जी। वांग जी हैरानी से नियो सेंग की तरफ देखता है और कहता है, सर आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मैंने तो अभी तक अपना नाम नहीं बताया। नियो सेंग मुस्कुरा देता है और कहता है, जिस बार में तुम काम करते हो ना, वहाँ मैं अक्सर जाया आया हूँ,
तो तुम अपने बैच से हो, उस बैच तुम्हारा नाम लिखा होता था, जिस वजह से मुझे पता है तुम्हारा नाम वांग जी है। और अब ज़्यादा बातें मत करो, चलो अंदर चलो, बॉस ने बुलाया है। वांग जी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, कुछ कठिन सवाल तो नहीं पूछेंगे ना? मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बस 15 साल का था तब मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। नियो सेंग कहता है, तुम ड्राइवर की जॉब के लिए आए हो, असिस्टेंट या सेक्रेटरी के लिए नहीं। जो सर तुमसे कठिन सवाल पूछेंगे, सर ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेंगे कि तुम्हें ड्राइवरी करनी आती है कि नहीं, तुम टाइम पर आ सकते हो कि नहीं, तुम्हें जवाब सही से देना होगा, ज़्यादा घबराना नहीं। अगर तुम सर के सामने घबराने लगे तो सर जॉब में नहीं रखेंगे। वांग जी कहता है, ठीक है ठीक है। उसके बाद वांग जी अपने कपड़ों की तरफ देखता है और कपड़ों को थोड़ा साफ करने लगता है और नियो सेंग की तरफ देखता है और कहता है, सर मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना? नियो सेंग वांग जी की इस तरह के सवाल सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है, तुम्हारी शादी की बात करने नहीं जा रहा हूँ अंदर, जो तुम अपने आप को ठीक कर रहे हो। तुम कैसे भी हो, सर को बस एक ड्राइवर की जरूरत है, चलो अंदर, ज़्यादा बातें मत करो नहीं तो देर हो जाएगी। वांग जी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद नियो सेंग वांग जी को लेकर विंग के केबिन में आता है। विंग इस वक्त लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। नियो सेंग विंग के पास जाता है और कहता है, सर वो आ गया है। विंग एक नज़र वांग जी की तरफ देखता है और फिर से अपने लैपटॉप में काम करने लगता है और कहता है, तुम्हें कार चलानी आती तो है ना? वांग जी हाँ में सर हिलाता है, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। विंग फिर से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम बोल नहीं सकते हो? जी कहता है, नहीं नहीं मैं बोल सकता हूँ, लेकिन विंग फिर से लैपटॉप में काम करने लगता है और कहता है, लेकिन क्या? वांग जी कहता है, हाँ मुझे कार चलानी आती है। वांग जी की बात सुनकर विंग अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, फिर ठीक है चलो मेरे साथ। वांग जी हैरान हो जाता है और हैरानी से विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, कहाँ चलना है आपके साथ? विंग वांग जी की तरफ एक स्ट्रेंज लुक देता है और कहता है, तुम ड्राइवर की जॉब के लिए आए हो ना, तो मैं देखूंगा ना कि तुम्हें कार चलानी आती है कि नहीं, या तुम्हें ऐसे ही जॉब पर रख दूँ और बाद में पता चले तुम्हें कार चलानी ही नहीं आती। वांग जी कहते हैं, नहीं नहीं मुझे कार चलानी आती है। तो विंग कहता है, ठीक है तो चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर विंग अपनी कार के पास आ जाता है। वांग जी भी विंग का पीछा करते हुए उसके पास आ जाता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और इशारा करता है। वांग जी को इशारा समझ में नहीं आ रहा था। नियो सेंग भी पीछे पीछे आ जाता है। नियो सेंग देख रहा था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कार में बैठो, तुम कार चलाने वाले हो ना? वांग जी घबराते हुए विंग की तरफ देखता है और कहता है, हाँ कार तो मैं ही चलाने वाला हूँ, लेकिन मैं अंदर कैसे बैठ सकता हूँ? आपके पास तो चाबी होगी ना? जब तक आप मुझे चाबी नहीं दोगे तो मैं कार के अंदर कैसे जाऊँगा? विंग अपना हेड चेक करता है और कहता है, हाँ सॉरी मैं चाबी देना भूल गया। ऐसा कहकर विंग अपनी जेब से चाबी निकालता है और वांग जी के हाथ में देता है। वांग जी जल्दी से चाबी लेता है और कार का डोर खोलता है और कार में जाकर बैठ जाता है। विंग अभी भी हैरानी से वांग जी की तरफ देख रहा था और कहता है कि तुम मेरे ड्राइवर हो ना? जब तक मैं अंदर नहीं बैठूंगा तो तुम कैसे बैठ सकते हो? वांग जी जल्दी से कार से बाहर निकल आता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है, सॉरी सर। ऐसा कहकर बैक सीट का डोर खोल देता है। विंग जाकर पीछे बैठ जाता है और वांग जी फिर से आगे आ जाता है। विंग कहता है, अब कार स्टार्ट करो। वांग जी कार स्टार्ट कर देता है और विंग कहता है कि मुझे इस वक्त एक मॉल में जाना है, तो मुझे किसी मॉल में लेकर चलो। वांग जी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद वांग जी कार को भी कंपनी से बाहर ले जाता है और फिर कार को चलाते हुए सीधे एक मॉल के पास आकर रुकता है। विंग देख रहा था कि वांग जी किस तरह से ड्राइविंग कर रहा है। वांग जी की ड्राइविंग देखकर विंग थोड़ा इंप्रेस हो जाता है और मन में कहता है, ड्राइवर अच्छा है, रख ही लेता हूँ। उसके बाद विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि अब मुझे फिर से मेरी कंपनी में ले चलो। वांग जी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद कार को सीधे वी कंपनी के सामने लाकर खड़ा कर देता है। विंग कहता है, ठीक है तुम अच्छे ड्राइवर हो, मैं तुम्हें जॉब पर रख रहा हूँ, कल अपना सारा सामान लेकर मेरे मेंशन में आ जाना। वांग जी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और हैरानी से विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, आपके मेंशन में? विंग कहता है, हाँ तुम मेरे पर्सनल ड्राइवर हो, तो मेरे साथ ही रहोगे ना? मुझे कब मूड हो जाए बाहर निकलने का, तुम ही तो मुझे लेकर जाओगे और लेकर आओगे, तो मेरे ही मेंशन में रहोगे। वांग जी अपनी नज़र नीचे कर लेता है और कहता है, एम सॉरी सर, तो फिर मैं ये जॉब नहीं कर सकता। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, ये जॉब नहीं कर सकते? तुम्हें मैं अच्छी खासी सैलरी दूंगा, मैं तुम्हें पूरे 40,000 मंथ दूंगा। वांग जी जब ये सुनता है तो विंग की तरफ देखता है और कहता है, मैं फिर भी नहीं कर पाऊंगा। विंग हैरान हो जाता है और कहता है, क्यों? वांग जी विंग की तरफ देखता है, कहता है, एक्चुअली में सर, मेरे घर पर मेरी माँ है, मैं उनको अकेला इस तरह छोड़कर आपके साथ आकर नहीं रुक सकता। विंग जब ये सुनता है तो उसे थोड़ा बुरा लगता है वांग जी के लिए और कहता है, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है कल सुबह 6 बजे तुम मेरे मेंशन में आ जाना, तुम्हें अपना सामान लाने की ज़रूरत नहीं है, रात को अपने घर वापस जा सकते हो। वांग जी जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम मेरे पर्सनल ड्राइवर हो, इसलिए मैं जब चाहूँ तुम्हें कॉल कर सकता हूँ और तुम्हें कहीं भी बुला सकता हूँ। वांग जी हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद विंग कहता है, तो एक काम करो, अपना फ़ोन नंबर दो ताकि मैं अपने फ़ोन में से सेव कर सकूँ। वांग जी अपनी नज़र नीचे कर लेता है और कहता है, सर मेरे पास मेरा पर्सनल फ़ोन नहीं है। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम्हारे पास पर्सनल फ़ोन नहीं है? एक्चुअली में सर मुझे कभी फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए मैंने कभी फ़ोन नहीं लिया। विंग कहता है, लेकिन अब तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम मेरे ड्राइवर हो और मुझे तुम्हारी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। वांग जी हाँ में सर हिलाता है। वांग जी कहता है, ठीक है सर, मैं एक नया फ़ोन खरीद लूँगा। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं नियो सेंग को बोल दूँगा, वो तुम्हें फ़ोन दे देगा। वांग जी फिर हाँ में सर हिला देता है और अपनी नज़र नीचे कर लेता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, अब तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ जहाँ जाना है तुम्हें, कल से अपनी जॉब पर आ जाना। वांग जी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद वी कंपनी से बाहर जाने लगता है। विंग अपनी कंपनी के अंदर जा रहा था, लेकिन तभी अचानक
पीछे मुड़कर वांग जी की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हम सुबह का सीन देखते हैं। वांग जी सुबह के 6 बजे ही विहिंग के मेंशन में पहुंच चुका था। विंग उस वक्त उठा था और जॉगिंग के लिए जा रहा था। वांग जी को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, सर आपने ही तो कहा था सुबह सुबह आपके यहाँ आ जाऊँ। विंग कहता है, हाँ मैंने कहा था, मुझे लगा नहीं था कि तुम सुबह के 6 बजे ही आ जाओगे। मैं ऑफिस 8 बजे जाता हूँ, इसलिए तुम 7 या साढ़े 7 बजे तक आ जाना। वांग जी कहता है, ठीक है सर, अब तुम आ ही चुके हो तो तुम्हें मैं वापस तो भेज नहीं सकता, इसलिए अंदर जाकर बैठो, मैं जॉगिंग खत्म करके आता हूँ। ऐसा कहकर विंग अपना जॉगिंग करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी वहीं पर चुपचाप खड़ा रहता है। विंग अपना जॉगिंग खत्म करके जब वापस आता है तो वांग जी को इस तरह से दिखता है और कहता है, तुम अभी भी यहीं खड़े हो? तुम्हें मैंने अंदर जाकर बैठने को बोला था ना। वांग जी कहता है, सर मैं यहाँ पर नया हूँ, इस तरह अचानक से आपके मेंशन के अंदर कैसे जा सकता हूँ? विंग कहता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, आओ मेरे साथ। ऐसा कहकर विंग अंदर जाने लगता है। वांग जी भी विहिंग के पीछे पीछे जाने लगता है। वांग जी जब विहिंग के साथ मेंशन के अंदर जाता है तो देखकर हैरान हो जाता है। उसकी बचपन की कुछ यादें उसके सामने आ जाती है। उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं। असल में विंग के मेंशन को देखकर वांग जी को अपने लैंड मेंशन की याद आ गई थी, इसलिए वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे। विंग आगे आगे जाने लगता है। वांग जी वहीं पर रुक जाता है। विंग पीछे मुड़कर देखता है तो वांग जी की आंखों में आंसू थे। वांग जी की आंखों में आंसू देखकर विंग हैरान हो जाता है और कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? वांग जी जल्दी से अपने आंसू को पोंछता है और कहता है, कुछ नहीं सर, आंखों में कुछ चला गया था। विंग जब ये सुनता है तो जल्दी से वांग जी के पास आता है और उसकी आंखों को देखने लगता है। उसकी आंखें थोड़ी सी लाल नजर आ रही थी। विंग कहता है, ठंडे पानी से अपनी आंखों को धो लो तो आंखों का जलन कम हो जाएगा। वांग जी में सर हिलाता है। उसके बाद विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, एक काम करो, तुम मेरे साथ आओ। ऐसा कहकर विंग अपने रूम के अंदर जाने लगता है। वांग जी भी विंग के पीछे पीछे विंग के रूम में आ जाता है। वांग जी को देखकर विंग कहता है, वो रहा वॉशरूम, जाकर अपना फेस अच्छी तरह धो लो और आंखों पर ठंडे पानी की छपकियाँ देना, जिससे आंखों में जलन कम हो जाएगी। वांग जी करता है, लेकिन विंग के वॉशरूम में जाने से हेजिटेट करता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ, तुम गए नहीं? वांग जी कहता है, सर वो आपका वॉशरूम है, मैं कैसे यूज कर सकता हूँ? मैं किसी सर्वेंट के वॉशरूम को यूज कर लूँगा। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, जाकर फेस वॉश करके आओ। वांग जी में सर हिलाता है और उसके बाद विंग के वॉशरूम में चला जाता है और फेस को ठंडे पानी से क्लीन करने लगता है। फिर बाद वांग जी वॉशरूम से बाहर आ जाता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, अब जलन कम हुआ? वांग जी में सर हिलाता है। उसके बाद विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम नीचे जाकर रेस्ट करो, मैं देर बाद कर आता हूँ। वांग जी में सर हिलाता है। उसके बाद वह विंग के रूम से बाहर चला जाता है। विंग अपना हेडसेट करता है और उसके बाद फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद विंग पूरी तरह से रेडी होकर बाहर आ जाता है और देखने लगता है। वांग जी अभी भी एक जगह पर चुपचाप खड़ा हुआ था। वांग जी को इस तरह से खड़ा देखकर विंग हैरान हो जाता है और वांग जी के पास जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, सर आपने ही तो कहा था नीचे जाकर मेरा वेट करो, तो मैं आपका वेट कर रहा था। विंग अपना हेडसेट करता है और कहता है कि तुम्हें वेट करने को कहा था तो तुम जाकर बैठ भी तो सकते हो, तब से तुम यहीं पर खड़े हो। वांग जी में सर हिला है। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के लिए जा ही रहा था, अचानक रुक जाता है। वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया? वांग जी हाँ में सर हिलाता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, सर आओ। उसके बाद विंग वांग जी को ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ ले जाता है और खुद बैठ जाता है और वांग जी को भी बैठने का इशारा करता है। वांग जी हैरान हो जाता है, कहता है, मैं नहीं बैठ सकता। विंग कहता है, क्यों नहीं बैठ सकते? बैठो चुपचाप, मुझे पता है तुम इतनी सुबह-सुबह यहाँ आ गए हो, तो तुमने अपना ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं किया होगा, इसलिए मेरे साथ चुपचाप बैठ के ब्रेकफ़ास्ट करो। वांग जी हैरानी से विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, सर मैं एक सर्वेंट, मैं आपके साथ कैसे बैठ कर ब्रेकफ़ास्ट कर सकता हूँ? विंग वांग जी का हाथ पकड़े और उसे चेयर पर बैठा देता है और कहता है, इस तरह से आप चुपचाप बैठ के ब्रेकफ़ास्ट करो, नहीं तो हमें दोनों को जाने में देर हो जाएगी। उसके बाद सर्वेंट आकर दोनों ही ब्रेकफास्ट सर्व करने लगते हैं। वांग जी हैरानी से ब्रेकफास्ट की तरफ देखता है और एक बार विंग की तरफ देखता है। विंग अपना ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर चुका था। तभी अचानक विंग की नज़र वांग जी पर पड़ती है, जो उसी को देख रहा था। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ, मेरे फेस पे कुछ लगा है जो तुम मुझे इस तरह से देख रहे हो? वांग जी ना में सर हिलाता है और कहता है, सर मैं इस तरह का ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें क्या खाना पसंद है, बताओ, मेरा सर्वेंट अभी बना देगा। वांग जी कहते हैं, एक्चुअली में सर मैं इस तरह के ब्रेकफास्ट का आदी नहीं हूँ, मैं तो अक्सर। ऐसा कहकर वांग जी रुक जाता है। विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है और उसका हेजिटेशन समझ आता है। विंग कहता है, कोई बात नहीं, आज के लिए कर सकते हो, बैठकर करो चुपचाप, मुझे भी करने दो और मुझे मत घुरो, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। वांग जी सर हिलाता है। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने लगता है। थोड़ी देर में ही दोनों का ब्रेकफास्ट करना हो जाता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और अपनी कार की वांग जी के हाथ में देता है और कहता है, चलो। वांग जी में सर हिलाता है। उसके बाद दोनों ही मेंशन से बाहर आ जाते हैं और कार में जाकर बैठ जाते हैं। वांग जी विहिंग को लेकर भी कंपनी में आ जाता है। विहिंग अपनी कार से बाहर निकलता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि मेरे साथ मेरे केबिन में आओ। वांग जी में सर हिलाता है। उसके बाद वांग जी विहिंग के पीछे पीछे भी कंपनी के अंदर चला जाता है। विंग अपने केबिन में जाता है तो वांग जी भी जाता है। देखकर अपनी चेयर पर बैठा है और वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी अभी भी चुपचाप वहीं पर खड़ा था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है ना? वांग जी में सर हिलाता है। उसके बाद विंग अपने ड्रॉयर से एक फ़ोन निकालता है और वांग जी की तरफ देता है और कहता है, इसे तुम अपने पास रखो, मैं जब चाहूँ तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। वांग जी फ़ोन की तरफ देखता है। ये बहुत ज़्यादा महंगा फ़ोन था। वांग जी कहता है, सर ये वाला फ़ोन नहीं ले सकता, ये बहुत महंगा फ़ोन है, विंग कहता है, रख लो अपने पास, मेरा पुराना फ़ोन है, अब मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता, ऐसे ही ड्रॉयर में पड़ा था इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया, अपने पास रखो, मैं जब चाहूँ तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। वांग जी फ़ोन की तरफ देखता है। फ़ोन थोड़ा सा तो पुराना लग रहा था तो वांग जी रख लेता है। विहिंग के डोर पर
होती है। विंग कमिंग बोलता है तो नियोसेंग अंदर आ जाता है। नियो सिर्फ विंग देखता है और कहता है कि आज मेरी कहाँ-कहाँ मीटिंग है। नियोसेंग विंग की तरफ देखता है और कहता है सर आज तो कोई भी मीटिंग नहीं है। एक्चुअली में नियोसेंग विंग का सेक्रेटरी था। विंग जब ये सुनता है कि आज उसकी कोई मीटिंग नहीं है तो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि वांग जी तुम अभी सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक फ्री हो, तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। वांग जी कहता है नहीं सर मैं आपका वेट करूँगा, अगर आपको अचानक काम पड़ जाए तो। विंग मुस्कुरा देता है और कहता है कि मैंने फ़ोन किस लिए दिया है तुम्हें, अगर मुझे काम पड़ जाए तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। वांग जी ओके सर कहकर केबिन से बाहर निकल जाता है। विंग नियोसेंग की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे सारी फाइलें दो। नियोसेंग जल्दी से सारी फाइलें लाकर विंग के सामने रख देता है। विंग एक-एक करके सारी फाइलें चेक करने लगता है। नियोसेंग विंग की तरफ देखता है और कहता है सर मैं आपसे कुछ बात करूँ। विंग नियोसेंग की तरफ देखता है और कहता है इस वक्त केबिन में कोई भी नहीं है नियोसेंग, प्लीज़ ये सर कहना बंद करो, मुझे ऑड फील होता है। नियोसेंग विंग सुनकर मुस्कुराता है और विंग के सामने चेयर पर बैठ जाता है। कहता है कि मेरे बॉस हो तो मैं सर ही बुलाऊंगा और कुछ तो नहीं आ सकता। विंग नियोसेंग की तरफ देखता है और कहता है सबके सामने, लेकिन अभी हम दोनों केबिन में अकेले हैं तो तुम प्लीज़ मुझे मेरे नाम से बुलाओ ना। नियोसेंग जब ये सुनता है तो फिर से मुस्कुरा देता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारे प्रॉब्लम का सलूशन मिला। नियोसेंग की बात सुनकर विंग एक गहरी सांस छोड़ता है और कहता है नहीं यार, आजकल अच्छी लड़कियां मिलती ही कहाँ हैं, सारी की सारी गोल्ड डिगर हैं। नियोसेंग जब ये सुनता है तो कहता है कि तुम्हें एक को तो चुनना पड़ेगा ना, तुम्हें पता है ना बहुत जल्द तुम 25 साल के होने वाले हो। विंग कहता है हाँ मुझे पता है, मेरा बुढ़ा ग्रैंडपा उसने ऐसी विल तैयार करके रखी है कि 25 साल की उम्र तक मुझे शादी कर लेनी होगी, नहीं तो मेरी सारी प्रॉपर्टी एनजीओ में चली जाएगी या मेरे अंकल को मिल जाएगी। मैं ये ऐसा होने नहीं दे सकता, इसलिए मुझे जल्द से जल्द शादी करनी है, लेकिन मुझे एक भी लड़कियां पसंद नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूँ। नियोसेंग विंग की तरफ देखता है और कहता है कि तो क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ। विंग हैरानी से नियोसेंग की तरफ देखता है और कहता है कैसी मदद। नियोसेंग कहता है कि आजकल बहुत सारे साइट आए हैं, उसमें मैं रैंडमली तुम्हारे लिए कैंडिडेट फिक्स करता हूँ, तुम वहाँ लड़कियों को देखो और पसंद करो, अगर उनमें से कोई तुम्हें पसंद आ जाए तो उनसे तुम अपनी शादी की बात कर लेना। विंग नियोसेंग की तरफ देखता है और कहता है गुड आइडिया, चलो जल्दी से मेरे लिए लड़के ढूंढो उसमें से। नियोसेंग कहता है हाँ हाँ ढूंढ रहा हूँ, पहले मुझे साइट तो जाने दो, मैं साइट में जाकर देखकर फिर तुम्हारे लिए रैंडमली चुन लूँगा। विंग कहता है ठीक है, अब से तुम्हारा यही काम है, मेरे लिए लड़कियां ढूंढना। नियोसेंग विंग की बात सुनकर मुंह बना लेता है और कहता है तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मैं एक ब्रोकर हूँ और तुम्हारे लिए रोज नई नई लड़कियां ढूंढ कर लाऊं। विंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है चुपचाप अपना जो काम किया है ना वो करो, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। नियोसेंग जब यह सुनता है तो जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और जल्दी से विंग के पास आता है और नीचे झुक जाता है और कहता है हाँ सर, मैं तो सच में भूल गया था, आप मेरे बॉस हैं, सॉरी सॉरी मैंने गलती कर दी। ऐसा कहकर नियोसेंग विंग के दोनों पैरों को पकड़ लेता है। विंग नियोसेंग की तरफ देखता है और कहता है नियोसेंग मेरे पैर छोड़ो, मैं गिर जाऊंगा। नियोसेंग कहता है नहीं सर, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर नियोसेंग विंग को धक्का दे देता है तो विंग सीधे चेयर पर गिर जाता है और नियोसेंग जल्दी से उसको गला दबाने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाता है। नियोसेंग और विहिंग अक्सर ऐसा मस्ती मजाक करते हैं। एक्चुअली में नियोसेंग और विहिंग एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, इसलिए नियोसेंग विहिंग के साथ इस तरह का मजाक कर रहा था। लेकिन तभी अचानक उनके केबिन का डोर खुल जाता है। नियोसेंग और विहिंग का एंगल बहुत ही बेकार लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो दोनों कुछ कर रहे हैं। तभी एक लड़की की एंट्री होती है और उन दोनों को इस तरह से देखकर वो हैरान हो जाती है। विहिंग की नज़र अचानक से उस लड़की की ओर पड़ती है, वो नियोसेंग को अपने से दूर करता है और उस लड़की की तरफ देखने लगता है और कहता है म्यानमैन तुम यहाँ क्या कर रही हो। म्यानमैन एक अजीब सी स्माइल देकर कहती है यहाँ कुछ चल रहा था क्या। नियोसेंग भी अपनी जगह पर सीधा खड़ा हो जाता है और कहता है नहीं, एक्चुअली में मेरे गर्दन में थोड़ा सा दर्द था तो मैं नियोसेंग से मसाज करवा रहा था। मियान अपना मुंह बना लेती है और नियोसेंग की तरफ देखने लगती है। नियोसेंग को कुछ अजीब लगता है, वो जल्दी से विंग की तरफ देखता है और कहता है सर मैं आप लोगों के लिए कॉफ़ी भेजता हूँ। ऐसा कहकर नियोसेंग जल्दी से विंग के केबिन से बाहर निकल जाता है। मियान अपने फेस पर फिर से एक अजीब सी स्माइल लाती है और विंग की तरफ बढ़ने लगती है। विंग जब ये देखता है कि मियान उसकी तरफ बढ़ रही है तो वो अपने कदम पीछे ले लेता है और कहता है मियान तुम यहाँ क्या कर रही हो। मियान कहती है कितने दिन हो गए तुमसे मिले हुए, कल हमारे घर पर पार्टी थी, तुम्हें भी इन्वाइट किया गया था, लेकिन तुम क्यों नहीं आए। विंग मियानमैन की तरफ देखता है और कहता है एक्चुअली मैं ज़रूरी काम में फंस गया था। मियानमैन कहती है ऐसी बात नहीं है, तुम हमेशा ही इस तरह से ही करते हो, जब भी हमारे घर में कोई फंक्शन होता है या जियांग फैमिली में कोई फंक्शन होता है तुम्हें बुलाया जाता है, तुम आते ही नहीं हो, ऐसा क्यों करते हो, हम भी तो तुम्हारी फैमिली है ना। विंग अपना मुंह बना लेता है और अपने मन में सोचता है फैमिली, लेकिन मैं उन लोगों को अपनी फैमिली नहीं मानता हूँ। उसके बाद विंग भी अपने फेस पर एक झूठी स्माइल लाता है और कहता है म्यानमैन तुम्हें तो पता है ना, सारा बिजनेस मैं अकेला ही हैंडल करता हूँ, इसलिए मुझे बहुत सारे काम होते हैं। मॉम डैड की डेथ के बाद सब कुछ मेरे सर पर अचानक से आ गया, जिस वजह से मैं अब खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। मियानमैन जब ये सुनती है तो हल्के से मुस्कुराती है और कहती है हाँ हाँ पता है, और मैंने भी तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम चाहो तो जियांग चैंग को या मेरे भाई मिंगयाओ को अपनी कंपनी में रख सकते हो, वो तुम्हारा बर्डन थोड़ा कम कर देंगे। विंग अपने मन में सोचता है बर्डन कम कर देंगे या मेरी कंपनी को ही खोखला कर देंगे। मियानमैन आगे कुछ कहना चाहती थी लेकिन तभी अचानक नियोसेंग वहाँ आ जाता है। नियोसेंग विंग और मियानमैन की तरफ देखता है और कहता है मैं आप दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आया हूँ। विंग जल्दी से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और नियोसेंग विंग की तरफ कॉफ़ी बढ़ा देता है। उसके बाद मियानमैन के लिए भी कॉफ़ी देता है। मियानमैन कॉफ़ी पीती है और विंग की तरफ देखने लगती है। नियोसेंग कॉफ़ी देकर वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक विंग नियोसेंग को रोक देता है और नियोसेंग से कहता है नियोसेंग मेरे कबर्ड में ना ब्लू रंग की फाइल है, वो काफ़ी देर से मिल नहीं रही है, ज़रा ढूंढ देना। तो नियोसेंग जब ये सुनता है तो विंग की तरफ देखने लगता है। विंग इशारे से कुछ बताता है तो नियोसेंग समझ जाता है और
और ब्लू फाइल ढूंढना स्टार्ट कर देता है। मियानमैन कुछ कहना चाहती थी लेकिन अभी भी नियोसेंग कैबिन में था, जिस वजह से मियानमैन कुछ कह नहीं पाती है। कुछ देर बाद नियोसेंग को एक ब्लू रंग की फाइल मिल जाती है और विहिंग की तरफ दिखाते हुए कहता है, सर मिल गई फाइल। विंग फाइल को लेता है और कहता है, अच्छा हुआ फाइल मिल गई, अभी इसी वक्त हम दोनों को मीटिंग के लिए निकलना है, चलो नियोसेंग। ऐसा कहकर मियानमैन की तरफ देखता है और कहता है, मियानमैन तुम यहीं बैठो, हम लोग मीटिंग के लिए जा रहे हैं। ऐसा कहकर विंग नियोसेंग को लेकर अपने ही कैबिन से बाहर आ जाता है। विंग अपने केबिन से बाहर आने के लिए एक गहरी सांस छोड़ता है और नियोसेंग दिखता है और कहता है, मीटिंग पर चलते हैं। नियोसेंग हैरानी से विंग दिखता है और कहता है, लेकिन आज तो कोई मीटिंग नहीं है, आज सुबह ही तो मैंने तुम्हें बताया था ना। विंग कहता है, हाँ तुम्हें पता है आज मीटिंग नहीं है, मुझे पता है आज मीटिंग नहीं है, लेकिन मियानमैन को नहीं पता है कि आज मीटिंग नहीं है, इसलिए हमें इसी वक्त मीटिंग के लिए चलना होगा। ऐसा कहकर विंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक रुक जाता है और नियोसेंग की तरफ देखता है और कहता है, लेकिन मैंने तो वांग जी को छुट्टी दे दी है ना। नियोसेंग विंग की तरफ देखता है और कहता है, कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ना, चलो चलते हैं, कहीं बाहर घूम कर आते हैं, बहुत दिन हो गए हम दो दोस्तों की तरह बाहर घूम कर नहीं आए हैं। विंग कहता है, हाँ सच कह रहे हो तुम, चलो मैं तुम्हें किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाकर लंच करवा के आता हूँ, वैसे भी कुछ देर में लंच टाइम होने वाला है। नियोसेंग हाँ में हंस सर हिलाता है। उसके बाद दोनों वी कंपनी से बाहर आ जाते हैं और पार्किंग एरिया की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन विंग पार्किंग एरिया में जाने के बाद हैरान हो जाता है क्योंकि वांग जी अभी भी वहीं खड़ा था। वांग जी को वहाँ पर देखकर विंग हैरान होता है और वांग जी के पास जाता है और कहता है, तुम अभी भी यहीं हो, मैंने तो तुम्हें छुट्टी दे दी थी ना। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, सर अगर आप अचानक से अर्जेंट कहीं जाना हो और मैं यहाँ पर ना हूँ तो आपको कितनी परेशानी होगी, यही सोचकर मैं यहीं रुक गया था। विंग और नियोसेंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उसके बाद विंग कहता है, चलो चलते हैं। वांग जी कहता है, कहाँ जाना है सर। विंग मुस्कुरा देता है और कहता है, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में। वांग जी ओके सर कहकर कार का डोर ओपन कर देता है। विंग और नियोसेंग पीछे जाकर बैठ जाते हैं। वांग जी अपनी सीट पर आकर कार स्टार्ट कर देता है और किसी अच्छे से रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगता है। वांग जी कार चला ही रहा था, तभी अचानक वांग जी कहता है, सर आप किस रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं। विंग किसी रेस्टोरेंट का नाम ले ही रहा था, तभी नियोसेंग कहता है, तुम उसी रेस्टोरेंट में ले जाओ जहाँ तुम काम करते थे, वहाँ का फूड बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, मैंने कई बार खाया है, प्लीज़ वहीं ले चलो ना। विंग हैरानी से नियोसेंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम अकेले किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो और मुझे लेकर भी नहीं जाते हो। नियोसेंग कहता है, वो थोड़ी चीप जगह है विंग, तुम मेरे बॉस हो, मैं तुम्हें ऐसी जगह कैसे ले जा सकता हूँ। विंग फिर से अपना मुंह बनाता है और कहता है, तो अब कैसे ले जा रहे हो। नियोसेंग मुस्कुरा देता है और कहता है कि तुमने अभी थोड़ी देर पहले ही तो कहा था दोस्तों की तरह चलते हैं, अब तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं लेकर जा रहा हूँ। विंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है, तुम्हारा मैं कभी समझ भी नहीं पाता, कभी तुम मेरे दोस्त बन जाते हो और कभी मुझे बॉस बना लेते हो। वांग जी उन दोनों को इस तरह से बात करता देखकर मुस्कुरा रहा था। वांग जी सीधे उसी रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहाँ पर वो कभी काम किया करता था। वांग जी जैसे ही कार वहाँ पर स्टॉप करता है, नियोसेंग और विंग कार से बाहर आ जाते हैं। विंग देखता है ये सचमुच चीप जगह है। वांग जी जल्दी से विंग के पास आता है और कहता है, सर ये जगह आपके खाने लायक नहीं है, आपको तो मैं आपको किसी महंगे से रेस्टोरेंट में लेकर जाता हूँ। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं यहीं खाना खाना चाहता हूँ। उसके बाद विंग नियोसेंग की तरफ देखता है और कहता है, चलो अंदर चलते हैं। नियोसेंग हाँ में सर लेता है। उसके बाद विंग के साथ अंदर जाने लगता है। विंग अंदर जाने से पहले रुक जाता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम अंदर नहीं आओगे। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, सर आप दोनों अंदर चाहिए, मैं यहीं वेट करता हूँ आपका। विंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, चुपचाप से अंदर चलो, ये मेरा ऑर्डर है। वांग जी में सर हिलाता है। उसके बाद उन लोगों के साथ अंदर जाने लगता है। विंग और नियोसेंग एक सीट पर बैठ जाते हैं। वांग जी वहीं पर खड़ा हो जाता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम नहीं बैठोगे। जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, सर आप लोग खाइए ना, मैं यहीं वेट कर लेता हूँ। विंग गुस्से से वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी जब ये देखता है कि विंग उसे घूर रहा है तो चुपचाप जाकर बैठ जाता है। तभी एक वेटर मेन्यू कार्ड लेकर उनके पास आता है। वेटर जब उनकी सीट पर आता है, वांग जी को देखकर हैरान हो जाता है और बहुत खुश हो जाता है और कहता है, वांग जी तुम यहाँ। वांग जी जल्दी से खड़ा हो जाता है और कहता है, हाँ ये मेरे बॉस हैं और ये उनके सेक्रेटरी, आज वो यहाँ पर खाना खाना चाहते हैं। वो वेटर ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, तुम इन्हीं के यहाँ ड्राइवर की जॉब के लिए लगे हो ना। वांग जी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद वांग जी विंग और नियोसेंग की तरफ देखता है और कहता है, सर ये मेरा फ्रेंड है, हम दोनों इसी रेस्टोरेंट में पहले काम किया करते थे, लेकिन मैंने कुछ दिनों पहले ही जॉब छोड़ दी है। नियोसेंग और विंग उस वेटर की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा देते हैं। वेटर मेन्यू कार्ड उन दोनों की तरफ बढ़ा देता है। दोनों अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर देते हैं। उसके बाद विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुमने ऑर्डर नहीं किया। वांग जी घबराते हुए कहता है, लेकिन सर मैं आप ऐसा कहना ही वाला था कि विंग बीच में रोक देता है और कहता है, चुप करो। उसके बाद विंग वेटर की तरफ देखता है और कहता है कि इस रेस्टोरेंट में जो भी अच्छा अच्छा मिले वो सब लेकर आओ, मैं सब ट्राई करना चाहता हूँ। वेटर ओके सर कहकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी तो बहुत नर्वस हो रहा था और इधर उधर घबराते हुए देख रहा था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ है, तो ऐसे घबरा रहे हो कि जैसे कि तुमने इस रेस्टोरेंट में चोरी की है और तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी। वांग जी कहता है, नहीं सर ऐसी बात नहीं है। तो विंग कहता है, तो घबरा रहे हो। वांग जी कहता है, आज पहली बार मैं यहाँ बैठकर खाना खाऊंगा, इससे पहले मैंने लोगों को यहाँ पर सिर्फ लोगों को फूड सर्व किया है लेकिन कभी खाया नहीं है। नियोसेंग और विंग को बहुत बुरा है लेकिन वो दोनों कुछ भी नहीं कहते। इतने में उनका फूड भी कर दिया जाता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, इनमें से क्या क्या सबसे ज़्यादा स्पेशल है मुझे बताना। वांग जी कुछ फूड आइटम को बताता है, ये बहुत टेस्टी होगा सर, आप ट्राई कर सकते हैं। विंग जल्दी से उन सारे फूड को लेता है और वांग जी की तरफ बढ़ा देता है और कहता है, ये सब तुम ट्राई करोगे। ऐसा कहकर विंग अपना नूडल्स ट्राई करने लगता है और खाकर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इससे पहले ऐसा नूडल्स ने कभी नहीं खाया था। विंग नियोसेंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम इतने दिनों से यहाँ आ रहे हो और मुझे कभी बताया नहीं कि यहाँ पर इतना अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ के नूडल्स तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। नियोसेंग मुस्कुरा देता है और कहता है, हाँ तभी तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ।
वांग जी अभी भी खाना खाने में हेजिटेशन कर रहा था क्योंकि विंग ने जो उसको सेलेक्ट करके दिया था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फूड आइटम थे। वांग जी उन फूड आइटम की तरफ देखता है और एक बार विंग की तरफ देखता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, सर ये फूड बहुत महंगा है, मैं नहीं खा सकता। विंग कहता है, तुम मेरे साथ आए हो, मैं तुम्हें खिला रहा हूँ तो तुम्हें खाना पड़ेगा, और मैं तुम्हारा बॉस हूँ और ये मेरा ऑर्डर है। चुपचाप करके अपना खाना खत्म करो। उसके बाद वांग जी कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप करके अपना फूड खाने लगता है। विंग भी फूड को बहुत इंजॉय करके खा रहा था। कुछ ही देर में उन लोगों का लंच करना हो जाता है। उसके बाद बिल पे करता है और सबके साथ बाहर आ जाता है। नियो सेंग और विंग वापस कार के पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। वांग जी कार की आगे वाली सीट पर आकर बैठता है और कहता है, सर अब कहाँ जाना है? विंग वांग जी की तरफ दिखता है और कहता है कि कंपनी चलो। वांग जी उसके बाद विंग और नियो सेंग को कंपनी में लेकर आ जाता है। इस तरह लगभग 2 महीने बीत जाते हैं। नियो सेंग अक्सर विंग के लिए ब्लाइंड डेट फिक्स करता है, लेकिन विंग जब भी किसी लड़की से मिलने जाता है तो उसे वो लड़की पसंद ही नहीं आती है। वांग जी भी हैरान और परेशान था क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके सर अक्सर लड़कियों से मिलने जाते हैं लेकिन फिर उसको रिजेक्ट करके चले आते हैं। एक दिन अचानक वांग जी की मोम की तबीयत ज़्यादा ही खराब हो जाती है। वांग जी उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करता है। डॉक्टर वांग जी से मिलते हैं और कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द तुम्हारी मोम का ऑपरेशन करना पड़ेगा। वांग जी जब यह सुनता है तो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि अभी तक उसने उतने पैसे कलेक्ट नहीं किए थे। फिर वांग जी अपने मन में सोचता है क्यों ना वो सर से पैसे मांग ले, वैसे भी सर बहुत अच्छे हैं, शायद सर मुझे पैसे दे दें। ये सोचकर वांग जी विहिंग से मिलने जाता है। आज विहिंग का बहुत मूड खराब था क्योंकि सुबह ही एडवोकेट का फ़ोन आया था और उसने कहा था कि विहिंग के पास 15 दिन है। 15 दिन के अंदर अंदर विहिंग को शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो उसकी सारी प्रॉपर्टी एनजीओ को और उसके अंकल को चली जाएगी। अभी इस वक्त विहिंग अपने केबिन में था। नियो सेंग भी उसके पास था। विहिंग परेशान होकर इधर से उधर टहल रहा था। नियो सेंग भी देख रहा था। नियो सेंग कहता है कि क्या हुआ है ब्रो, तो इतना परेशान क्यों है? विंग गुस्से से नियो सेंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, तुमसे एक काम कहा था वो भी तुमसे नहीं हो पाया। नियो सेंग कुछ कहने ही वाला था कि तभी अचानक वांग जी वहाँ आ जाता है। वांग जी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, सर मुझे आपसे कुछ जरूर बात करनी है। विहिंग का आज थोड़ा मूड खराब है, इसलिए विहिंग थोड़ा वॉइस भारी करके वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, हाँ बोलो। वांग जी थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है, एक्चुअली सर मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। विंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, कुछ दिनों में मैं खुद भिखारी होने वाला हूँ तो तुम्हें कैसे पैसे दे सकता हूँ? अभी मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है, जाओ यहाँ से। वांग जी को बहुत बुरा लगता है और वांग जी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वांग जी को इस वक्त रोना आ रहा था। उसने अपने सर से उम्मीद लगाई थी लेकिन सर ने भी उसे पैसे नहीं दिए थे, इसलिए वांग जी बहुत परेशान हो रहा था। इतनी बड़ी रकम वांग जी कैसे लेकर आए, वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। उधर नियो सेंग विंग की तरफ देखता है और कहता है, किसी और पर निकालना चाहिए, शायद उसे सच में पैसे की जरूरत है, तुम्हें पता है ना उसकी माँ की तबीयत खराब रहती है। विंग एक गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, हाँ जानता हूँ, लेकिन मैं यहाँ अपनी खुद की परेशानी से गिर रहा हूँ। 15 दिन के अंदर अगर मैंने शादी नहीं की तो मेरे से सब कुछ छीन लिया जाएगा। नियो सेंग कहता है, जिस तरह से मैं तुम्हें लड़कियाँ दिखा रहा हूँ तुम्हें तो एक भी लड़की अब पसंद नहीं आ रही है, इससे अच्छा तो तुम किसी लड़के से शादी कर लो। ऐसा कहकर नियो सेंग चुप हो जाता है। विंग नियो सेंग की तरफ देखता है और कहता है, अभी तुमने क्या कहा? नियो सेंग ने कहा, अभी मैंने क्या कहा? विंग कहता है, अभी तुमने कुछ कहा है? नियो सेंग ने कहा, मैं तो बहुत कुछ कह गया हूँ, मुझे क्या पता मैंने क्या कहा है। विंग कहता है, इरिटेट करना बंद करो नियो सेंग, तुमने कहा कि इससे अच्छा तो मैं किसी लड़के से शादी कर लेता। नियो सेंग कहता है, हाँ कहा है, क्योंकि लड़कियाँ तो तुम्हें पसंद नहीं आ रही है। विंग इधर से उधर टहलने लगता है जल्दी जल्दी। नियो सेंग अभी भी हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें क्या हो गया? विंग जल्दी से नियो सेंग के पास आता है और कहता है, नियो सेंग मेरे ग्रैंडपा ने अपनी विल इस तरह से तैयार की थी कि 25 साल की उम्र में मुझे शादी करनी है। नियो सेंग हाँ में सर हिलाता है। विंग कहता है कि तो उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि मुझे लड़की से ही शादी करनी है, मुझे मैरिड होना है ये लिखा था, तो मैं लड़के से शादी कर सकता हूँ ना? नियो सेंग हैरानी से देखने लगता है और कहता है, ब्रो सच बता, तो कहीं ये तो नहीं है ना जो तू लड़के से शादी करने वाला है? विंग कहता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे बस अपनी प्रॉपर्टी बचानी है, इसलिए सोच रहा हूँ। नियो सेंग विंग की तरफ देखता है और कहता है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। विंग नियो सेंग के पास आता है और कहता है, नियो सेंग ऐसे पर्सन को ढूंढो जिसे पैसों की सख्त जरूरत हो, मैं उसे अच्छी खासी अमाउंट दूंगा और उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराऊंगा, 6 महीने बाद हम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा, इस तरह का एक पर्सन ढूंढो। नियो सेंग एक गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, अब तक मैं तुम्हारे लिए लड़कियां ढूंढ रहा था, लड़कियां पसंद नहीं आई, अब तुम्हारे लिए लड़का पड़ेगा। 15 दिन के अंदर अंदर मैं एक लड़का ऐसा कहाँ से ढूंढ के लाऊं जिसे अभी पैसों की सख्त जरूरत है। विंग और नियो सेंग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, तभी दोनों के मुंह से एक साथ निकलता है, वांग जी। विंग जल्दी से नियो सेंग की तरफ देखता है और कहता है, नियो सेंग जल्दी जाकर वांग जी को बुलाकर लगाओ, मुझे उससे बात करनी है। नियो सेंग हाँ में सर हिलाता है और उसके बाद विंग के केबिन से चला जाता है। नियो सेंग विंग के केबिन से सीधे पार्किंग एरिया में आता है तो देखता है वांग जी विंग की कार के पास खड़ा है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। नियो सेंग जल्दी से वांग जी के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ? वांग जी नियो सेंग की तरफ देखता है और कहता है कि सर मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्हें मैंने हॉस्पिटल में एडमिट किया है और जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैंने अपने सारे दोस्तों से कॉन्टैक्ट किया लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नियो सेंग
वांग जी के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया है, सर तुम्हें बुला रहे हैं अपने केबिन में। वांग जी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, सर मुझे बुला रहे हैं, मगर क्यों? नियोसेंग कहते हैं, वो तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं, चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर नियोसेंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और वांग जी को विंग के केबिन में लेकर आ जाता है। नियोसेंग और वांग जी जब विंग के केबिन में आते हैं तो विंग किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। वांग जी की तरफ देखने के बाद विंग फ़ोन कट कर देता है और नियोसेंग और वांग जी के करीब आता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है? वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता है, सर मेरी मॉम की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, उनका ऑपरेशन करना है, इसलिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि कितने पैसे चाहिए? वांग जी की तरफ देखता है और सर 20 लाख रुपए। विंग वांग जी से कहता है कि मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। वांग जी हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है, 1 करोड़, लेकिन मुझे क्या काम करना होगा? विंग वांग जी की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। वांग जी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और हैरानी से विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, सर आपसे शादी, मगर क्यों? विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, तुम इतने दिन से देख रहे हो ना कि मैं आए दिन किसी न किसी लड़की से मिलने जाता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी पसंद नहीं आती है। एक्चुअली में मेरे जो ग्रैंडपा है ना, उन्होंने बिल इस तरह से तैयार की है, अगर मैंने अपनी 25 साल की उम्र तक शादी नहीं की तो मेरी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को और मेरे अंकल को मिल जाएगी, मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, जिस वजह से मुझे इन 15 दिन के अंदर शादी करनी है। लेकिन आज तक मैं जितनी भी लड़कियों से मिला हूँ, सारी की सारी गॉड डिगर है। मुझे तुम पर भरोसा है, अगर मैं तुमसे शादी करता हूँ तो तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ने वाले हो। वांग जी अभी भी हैरानी से विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, सर लेकिन मैं तो एक लड़का हूँ ना, आप एक लड़के से शादी कैसे कर सकते हैं? वांग जी की बातें सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्योंकि मेरे ग्रैंडपा ने ये तो नहीं कहीं लिखा ना कि मुझे लड़की से ही शादी करनी है, एक लड़के से भी तो कर सकता हूँ ना, बस मुझे मैरिड होना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगा और 6 महीने बाद हम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। 6 महीने बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, लेकिन सर मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, बस शादी तो करनी है, ऊपर से 6 महीने बाद हम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा, इसलिए तुम ज़्यादा मत सोचो। क्या तुम्हें ये मंजूर है? हाँ बोलो, नहीं तो मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा, तुम्हारे अलावा मैं ज़्यादा किसी पर विश्वास नहीं कर सकता, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। वांग जी विंग की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। उसे इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत थी, क्योंकि उसे अपनी माँ को बचाना था। अगर वो इस चीज़ के लिए मना कर दे और इस शादी के लिए मना कर दे तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, सर क्या सच में आप मुझे पैसे देंगे ना? विंग कहता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? वांग जी कहता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, तो अगर आप मुझे पैसे दोगे तो मैं ये शादी के लिए राजी हूँ। विंग जब ये सुनता है तो खुश हो जाता है और कहता है, तो ठीक है, कल हम दोनों की शादी होगी, मैं कल तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगा। 1 करोड़ चाहिए ना तुम्हें, मैं 1 करोड़ तुम्हें दे दूंगा। वांग जी कहता है, नहीं सर मुझे 20 लाख मिलेंगे, वही है, मुझे मेरी बस माँ का ऑपरेशन करवाना है। यहाँ सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वांग जी इस वक्त विंग के घर पर था। विंग के घर पर नियोसेंग भी था, वहाँ पर विंग का लॉयर भी था। विंग अपने लॉयर की तरफ देखता है और कहता है, मैंने तुमसे 2 पेपर तैयार करवाने को कहे थे, तुमने तैयार कर दिए? लॉयर हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ सर, ये आपकी शादी का पेपर है और ये आपका डिवोर्स का। विंग जल्दी से उन डॉक्यूमेंट्स को लेता है और पढ़ना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद विंग उन पर साइन कर देता है और वांग जी की तरफ बढ़ा देता है और कहता है, ये लो, इन पर तुम साइन कर दो। वांग जी एक पल के लिए उन पेपरों को देखता है और उसके बाद नियोसेंग की तरफ देखता है और कहता है कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे समझ में नहीं आएगा इसमें क्या लिखा है। विंग कहता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, 6 महीने बाद हम दोनों की डिवोर्स हो जाएगा, इसमें ये लिखा हुआ है। विंग की बात सुनने के बावजूद भी वांग जी उस पेपरों पर साइन करने से हेजिटेट कर रहा था। तभी नियोसेंग वांग जी के पास आता है और कहता है, लाओ मैं तुम्हें ये पढ़कर सुनाता हूँ। वांग जी में सर हिलाता है। उसके बाद नियोसेंग पूरे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। उसमें कुछ नियम लिखे हुए थे, जैसे कि दुनिया के लिए ये दोनों हस्बैंड और हस्बैंड रहेंगे, लेकिन उन दोनों में कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा, वो दोनों एक दूसरे को टच भी नहीं करेंगे, वो दोनों एक रूम में जरूर रहेंगे। 6 महीने बाद वांग जी को बिना कोई सवाल पूछे ही इस मेंशन को छोड़कर जाना पड़ेगा और विंग को डिवोर्स देना पड़ेगा। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, और वांग जी उन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर देता है। विंग वांग जी को एक चेक देता है और कहता है, ये लो, इसमें पूरे 30 लाख रुपए हैं और बाकी के पैसे तुम्हें डिवोर्स होने के बाद मिल जाएंगे। इन पैसों से तुम अपनी मॉम को किसी अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ पूरे 6 महीने रहना है। वांग जी हूँ में सर हिला देता है और उसके बाद कहता है, क्या सर मैं जा सकता हूँ? विंग कहता है, हाँ जा सकते हो। और वांग जी वहाँ से चला जाता है। नियोसेंग और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। नियोसेंग कहता है, बधाई हो ब्रो, तेरी तो शादी हो गई है, तेरी सारी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया। विंग कहता है, इतना खुश भी मत हो, ये कोई रियल शादी नहीं है, बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है जिसे मुझे 6 महीने तक झेलना होगा। वांग जी वी मेंशन से सीधे अपने घर पहुंचता है। कार्मन ली बहुत बीमार थी और उनके मुंह से ब्लड निकल रहा था, जिसे देखकर वांग जी बहुत परेशान हो जाता है। वांग जी जल्दी से कार्मन ली को हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। कार्मन ली के चेकअप करने के बाद डॉक्टर वांग जी को बताते हैं कि वांग जी, तुम्हारी मॉम को 3-4 महीने के लिए यहीं हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा, इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है, सर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए, मैं बिल पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, आप जितना बोलेंगे मैं उतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मेरी मॉम को
बचा लीजिएगा, उन्हें कुछ मत होने दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास मेरी मॉम के अलावा अब कोई भी नहीं है। डॉक्टर कहते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे वांग जी तुम्हारी मॉम को ठीक करने की। वांग जी हूँ में सर हिलाता है। उसके बाद वांग जी कार्मेन ली को वहीं पर एडमिट कर देता है। यहाँ से हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में हमेशा की तरह जी वी मेंशन में पहुंचा है, क्योंकि उसे विंग को ऑफिस के लिए ले जाना था। वांग जी जैसे ही वी मेंशन में पहुंचता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि विंग वहाँ ऑलरेडी तैयार था और उसके साथ कोई ड्राइवर था जिसने ड्रेस पहन रखी थी। वांग जी जल्दी से विंग के पास आता है, कहता है सॉरी सर मुझे आने में देर हो गई। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम अपनी मॉम को लेकर परेशान हो, क्या तुमने अपनी मॉम को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है? वांग जी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद कहता है सर आप ऑफिस जाने वाले हैं ना, क्या मैं लेकर चलूँ? विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है नहीं, आज से तुम मुझे ऑफिस नहीं लेकर जाओगे। वांग जी हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है लेकिन सर क्यों? विंग मुस्कुरा देता है और कहता है क्योंकि मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। वांग जी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है सर आपने मुझे नौकरी से क्यों निकाला? विंग मुस्कुरा देता है और कहता है क्योंकि अब से तुम मेरे हस्बैंड हो और मेरा हस्बैंड मेरा ड्राइवर बनकर जाए ये मुझे अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। तुम अभी फिलहाल अपने घर जाओ और अपना सारा सामान पैक कर वी मेंशन में आ जाना, मैं शाम को तुम्हें मिलता हूँ। ऐसा कहकर विंग उस नए ड्राइवर की तरफ देखता है और कहता है मुझे ऑफिस लेकर चलो। ड्राइवर में सर हिलाता है और उसके बाद विंग को ऑफिस के लिए ले जाता है। वांग जी अभी भी वी मेंशन में हैरान खड़ा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो गया। कुछ देर वी मेंशन में हैरान और परेशान खड़ा होने के बाद वांग जी अपने घर चला जाता है। वहाँ जाकर अपने रूम में पहुंचकर अपना सामान पैक करने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है क्या मुझे 6 महीने के लिए वी मेंशन में रहना पड़ेगा। उसके बाद अपना सारा सामान लेकर वी मेंशन में आ जाता है। इवनिंग में विंग जब अपने मेंशन में वापस आता है तो देखता है वांग जी काउच पर चुपचाप बैठा है और उसका लगेज एक साइड रखा हुआ है। विंग जब ये देखता है तो हैरान होता है और कहता है तुम्हारा लगेज यहाँ क्या कर रहा है? वांग जी कहता है सर आपने बताया नहीं मुझे किस रूम में रहना होगा, इसलिए मैंने अपना लगेज यहीं पर रखा है। एक बार सोचा था कि गेस्ट रूम में चला जाऊँ, लेकिन आपने ही कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाया था कि हम दोनों को एक ही रूम में रहना है, लेकिन आपके बिना परमिशन के मैं आपके रूम में कैसे जा सकता हूँ? विंग मुस्कुरा देता है और कहता है अपना लगेज लेकर मेरे रूम में आओ। ऐसा कहकर विंग अपने रूम में जाने लगता है। वांग जी अपना सारा लगेज लेकर विंग के रूम में जाने लगता है। विंग अपने कबर्ड की तरफ इशारा करके वांग जी को कहता है वो मेरा कबर्ड है, तुम वहाँ जाकर अपना सामान रख सकते हो। वांग जी कहता नहीं सर मेरा सामान बैग में ही सही है। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तुम 6 महीने के लिए यहाँ रहने वाले हो, क्या तुम्हारा सामान इसी तरह बैग में रहेगा? चुपचाप जाकर अपना सारा सामान कबर्ड में रखो। वांग जी हूँ में सर हिलाता है। उसके बाद विंग फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी अभी भी चुपचाप वहीं पर खड़ा था। विंग जब वॉशरूम से बाहर आता है तो वांग जी को इस तरह से देखकर कहता है कि तुम ऐसे अजीब क्यों हो, तुमसे कहा था ना तुम्हारा सारा सामान उस कबर्ड में रख दो। वांग जी घबराते हुए विंग की तरफ देखता है और कहता है सर मैं आपके रूम का सामान कैसे टच कर सकता हूँ, वो भी आपकी गैर हाजिरी में? विंग अपने सर पर हाथ मारता है और कहता है वांग जी मेरी बात ध्यान से सुनो, 6 महीने के लिए हम दोनों की शादी हो गई है। इस रूम में जो भी सामान है वो तुम्हारा भी है और मेरा भी। तुम उसे यूज भी कर सकते हो, टच भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ये रूम ही नहीं ये पूरा मेंशन भी तुम्हारा है, इसलिए तुम कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। तुम अगर रूम में कुछ चीज़ बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो। इसलिए बार बार मेरी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है और तुम ये ऑकवर्ड फील करना बंद करो, अब हम दोनों की शादी हो चुकी है। ऐसा कहकर विंग रूम से बाहर जाने लगता है, तभी रुक जाता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है ये सब काम बाद में कर लेना, चलो मेरे साथ, रात होने वाली है, मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? वांग जी कुछ भी नहीं कहता। विंग कहता है सुबह से तुमने कुछ खाया था? वांग जी अब भी चुप रहता है। विंग अपने मन में कहता है ये लड़का भी ना, इसको संभालना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह है। ऐसा कहकर विंग वांग जी के पास आता है और वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो मेरे साथ, और विंग वांग जी को लेकर डाइनिंग एरिया में आ जाता है। उसके बाद दोनों मिलकर डिनर करते हैं। विंग और वांग जी वापस अपने रूम में आ जाते हैं। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है सर आप बेड पर सो जाइए, मैं काउच पर सो जाऊँगा। विंग जब ये सुनता है तो कहता है काउच पर क्यों? वैसे तुम एक लड़के हो, मुझे तुमसे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कोई लड़की होते तो मैं एक बार के लिए सोच भी लेता, लेकिन तुम लड़के हो इसलिए तुम घबराओ मत, तुम मेरे साथ बेड पर सो सकते हो। ऐसा कहकर विंग अपनी साइड पर सो जाता है। वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है तुम्हें सोने के लिए अलग से इन्विटेशन देना पड़ेगा। वांग जी नाम में सर हिलाता है और वो भी चुपचाप आकर विंग के बेड पर एक कोने में जाता है, वो भी कर कहता है कि सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर विंग उठकर बैठ जाता है और ब्लैंकेट लेता है और वांग जी के ऊपर लेता है और खुद भी ओढ़कर अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। यहाँ से हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हमेशा की तरह वांग जी को सुबह 5 बजे उठ जाने की आदत थी, इसलिए वांग जी सुबह सुबह उठ जाता है। एक पल के लिए वांग जी भूल ही जाता है कि वो व्यूसन के मेंशन में है, इसलिए वो धीरे से उठता है और वॉशरूम जाने लगता है। लेकिन अचानक तभी वांग जी किसी चीज़ से टकराता है और रूम में बहुत तेज की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर विंग जल्दी से उठकर बैठ जाता है और रूम की लाइट ऑन कर देता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी इस वक्त जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके पैर पर चोट लग गई थी। विंग जल्दी से उठकर आता है और कहता है तुम अंधे हो क्या? तुम इस तरह से क्यों चल रहे थे और तुमने कमरे की लाइट क्यों नहीं ऑन की? वांग जी ने अभी भी अपने पैर के अंगूठे को पकड़ रखा था और विंग की तरफ देख रहा था। वांग जी के फेस को देखकर लग रहा था वांग जी को कितना दर्द हो रहा है। जी विंग की तरफ देखता है और कहता है एक्चुअली मैं भूल ही गया था, मैं अपने रूम में नहीं आपके रूम हूँ, मुझे लगा कि मैं रूम में हूँ और मुझे तो अपना नाम अच्छी तरह से याद, तो आंख बंद कर कहीं भी जा था, लेकिन मेरे पैर चोट लग गई। ऐसा कहकर वांग जी पैर के अंगूठे को देखने आए, उस खेल की ब्लीडिंग होती।
से वांग जी को अपने कंधे का सहारा देकर बेड पर लेकर आता है और वहाँ पर बैठा देता है और कहता है रुक जाओ, मैं इसमें बैंडेज कर देता हूँ। उसके बाद विहिंग जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और वांग जी के पैर के अंगूठे में बैंडेज कर देता है। वांग जी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है सर क्या मैं अब जा सकता हूँ? विहिंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें इस वक्त कहाँ जाना है? वांग जी वॉशरूम की तरफ इशारा करता है, सर मुझे वॉशरूम जाना है। विहिंग कहता है चल पाओगे? वांग जी हाँ में सर हिलाता है। वांग जी धीरे से उठकर खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे वॉशरूम पर जाता है। ये देखकर इरिटेट होता है और जल्दी से वांग के पास आता है, कहता है इधर से तो तुम्हें शाम हो जाएगी, चलो मैं ले चलता हूँ। वांग जी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है नहीं सर मैं चला जाऊंगा। विहिंग कहता है चुप करो। ऐसा कहकर विहिंग वांग जी को वॉशरूम में लेकर आ जाता है और वांग जी को कहता है जो तुम्हें करना है करो, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। वांग जी हैरानी से विहिंग की तरफ देखता है और कहता है सर आपके सामने। विहिंग कहता है क्यों, शर्म आ रही है? वांग जी कहता है नहीं सर ऑकवर्ड सा फील हो रहा है, प्लीज़ आप वॉशरूम से बाहर जाइए ना, जब मेरा हो जाएगा मैं आपको आवाज़ लगा दूंगा। विहिंग में सर हिलाता है, उसके बाद वॉशरूम से बाहर आ जाता है। कुछ देर बाद वांग जी वॉशरूम से बाहर आता है। विहिंग जल्दी से वांग जी के पास जाता है और फिर से कंधे का सहारा देकर उसे बेड पर लेकर आता है। कहता है कि वांग जी तुम यहाँ आराम करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ऐसा कहकर विहिंग भी वॉशरूम में चला जाता है और थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर बाहर आ जाता है। विहिंग वॉशरूम से बाहर आता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी तुम रूम में ही रेस्ट करो, मैं तब तक जॉगिंग करके आ जाता हूँ। वांग जी कहता है सर प्लीज़ आप मुझे भी अपने साथ ले जाइए, मैं यहाँ कमरे में बैठकर बोर हो जाऊँगा। विहिंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है बोर हो जाओगे? यहाँ कितनी सारी किताबें हैं, तुम चाहो तो पढ़ सकते हो, और तुम्हारे पैर में चोट लगी हुई है ना, तुम ऐसे कैसे इधर उधर जा सकते हो? वांग जी कहता है इतना दर्द सहने की आदत है मुझे सर, मैं चल सकता हूँ, आप बेफजूल में मेरी चिंता कर रहे हैं। विहिंग जल्दी से वांग जी के पास आकर बैठता है और वांग जी की आंखों में देखने लगता है। वांग जी जब ये देखता है कि विहिंग उसकी आंखों में देख रहा है तो वांग जी थोड़ा सा घबरा जाता है और घबराते हुए विहिंग से कहता है सर क्या हुआ, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? विहिंग कहता है कि तुम्हारी और मेरी शादी हुई ना? वांग जी घबराते हुए हाँ में सर हिलाता है। विहिंग फिर कहता है कि तुम्हारी और मेरी जब शादी हुई है तो तुम मुझे सर कह के क्यों बुला रहे हो, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। वांग जी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है सर आपको मैं आपके नाम से कैसे बुला सकता हूँ, आप तो मेरे से उम्र में बड़े हो ना। विहिंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है बुढ़ा तो नहीं हो गया हूँ ना, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो या तुम मुझे हस्बैंड कहकर बुला सकते हो, आखिर हम दोनों एक दूसरे के हस्बैंड ही है ना, मैं तुम्हें हस्बैंड कहूँगा तुम मुझे हस्बैंड कहकर बुलाना। वांग जी जब ये सुनता है तो उसे अजीब सा फील होता है और कहता है सर हस्बैंड बुलाना ऑकवर्ड नहीं लगेगा? विंग कहता है मुझे तो कोई ऑकवर्ड नहीं लगेगा, मैं तुम्हें हस्बैंड बुला सकता हूँ, तुम तो मुझे मेरे नाम से बुला लेना। ऐसा कहकर विंग अपनी जगह से होता है। वांग जी अभी भी हैरानी से विंग को देख रहा था। विंग जो करने के लिए अपने रूम से बाहर निकल जाता है। वांग जी एक गहरी सांस लेता है और अपने मन में कहता है सर कितने अच्छे हैं ना, कोई अपने ड्राइवर को इस तरह से ट्रीट करता है, ये कितने अच्छे हम्बल इंसान है, मुझे कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि मैं उनका एक सर्वेंट हूँ, एक ड्राइवर हूँ, हमेशा मुझसे अच्छे ही बात की। ऐसा कहकर वांग जी हल्के से मुस्कुरा देते हैं। उसके बाद वांग जी धीरे धीरे उठता है और रूम से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो सीधे नीचे चला जाता है और सर्वेंट लोग जो ब्रेकफास्ट बना रहे थे उनके पास जाता है और कहता है क्या मैं आप लोगों की कोई मदद कर सकता हूँ? सर्वेंट सारे वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं नहीं, आप हमारी कोई मदद नहीं कर सकते, आप जाकर चुपचाप बैठ जाइए, हम लोग सब कर लेंगे। अगर सर को पता चला कि हमने आपसे काम करवाया है तो सर हमसे गुस्सा करेंगे। वांग जी कहता है ऐसा नहीं है, वो तो किसी पर गुस्सा नहीं करता। सर्वेंट मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं हाँ सर कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते, लेकिन आप सर के हस्बैंड हो और हम आपसे काम करवाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए आप बाहर जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठिए, आपको कुछ चीज़ चाहिए तो हमें बताइए, हम लेकर आते हैं। वांग जी कहता नहीं, एक बार सर को आने दो, उनके साथ ही ब्रेकफास्ट करूंगा। सर्वेंट लोग हाँ में सर हिलाते हैं। उसके बाद वांग जी बाहर आ जाता है और काउच पर चुपचाप बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद विंग जॉगिंग कर मेंशन वापस आ जाता है तो देखता है कि वांग जी काउच पर बैठा है। विंग जल्दी से वांग जी के पास आता है और कहता है तुम नीचे क्या कर रहे हो? वांग जी कह रहा है सर मैं आपका इंतजार कर रहा था। विंग कहता है तुम्हारे पैर में चोट लगी है ना, तुम रूम में ही रहते, मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट रूम में लेकर आता। वांग जी कहता है इतनी भी ज़्यादा चोट नहीं लगी है सर, थोड़ा सा अंगूठे में ही तो लगा है, वो दर्द थोड़ी देर बाद चला जाएगा। विंग कहता है तुम बहुत लापरवाह हो, मैं बात लेकर आता हूँ, उसके बाद एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। वांग जी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद विंग अपने रूम में चला जाता है बात लेने के लिए। थोड़ी देर बाद विंग वापस आ जाता है और वांग जी के पास आ जाता है और कहता है चलो वांग जी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। वांग जी हूँ में सर हिलाता है। उसके बाद वांग जी धीरे धीरे चलने लगता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें मदद चाहिए? वांग जी ना में सर हिलाता है। उसके बाद दोनों ही डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। उसके बाद सर्वेंट ब्रेकफास्ट लाकर वांग जी और विंग को सर्व करने लगते हैं। विंग अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था और वांग जी अपना। विंग वांग की तरफ देखता है और कहता है इतने दिनों से तुम मेरे साथ रह रहे हो, मैंने कभी बारे में जानने की कोशिश नहीं की, क्या तुम मुझे अपने बारे में बताओगे? वांग जी हैरानी से विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है मेरे बारे में? विंग हाँ में सर हिलाता है। वांग जी को थोड़ा हेजिटेशन महसूस हो रहा था तो अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। विंग वांग जी को इस तरह से देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है चलो तुम पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ, उसके बाद तुम अपने बारे में बताना, है ना? ठीक है। वांग जी जब ये देखता है तो हमें सर हिलाता है। उसके बाद विंग बताता है 6 साल का था तब मेरे मॉम और डैड की डेथ हो गई थी एक कार एक्सीडेंट में। मेरे को मेरे अंकल आंट के यहाँ भेज दिया गया था रहने के लिए, वो मेरे गार्डियंस थे। मेरे ग्रैंडपा बहुत दूर रहते थे इसलिए उन्होंने मुझे मेरे अंकल आंट के पास रहने को कहा।
मैं वहाँ रहता था, लेकिन अंकल आंट बिल्कुल अच्छे नहीं थे। वो हमेशा मुझे टॉर्चर किया करते थे, मुझे मारते थे, मुझे बात-बात पे पनिशमेंट दिया करते थे। वहाँ पर सिर्फ़ एक ही शख़्स अच्छा था, वो था सीजे यानली। वो मुझे बहुत पसंद करती थी, वो मुझे बहुत केयर करती थी, मेरे को प्यार करती थी, यहाँ तक कि छुप-छुप के मुझे खाना भी खिलाया करती थी। लेकिन एक दिन अचानक ग्रैंडपा वापस आ जाते हैं। ग्रैंडपा जब वापस आ जाते हैं और मुझे ऐसी हालत में देखते हैं, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और अंकल आंट पर बहुत गुस्सा आता है। उन्होंने मुझे अब्रॉड पढ़ने के लिए भेज दिया और यहाँ पर सारा बिज़नेस उन्होंने अपने अंडर कर लिया और सँभालने लगे। मेरे फ़ादर का बहुत बड़ा बिज़नेस एम्पायर था। जब मैं 18 साल का था और मैं अब्रॉड में पढ़ाई कर रहा था, एक दिन मुझे अचानक पता चलता है कि ग्रैंडपा की डेथ हो गई, जिस वजह से मुझे चाइना वापस आना पड़ा। उसके बाद मुझे पता चला कि ग्रैंडपा ने अपना सारा बिज़नेस एम्पायर, यहाँ तक कि मेरे फ़ादर का भी सब कुछ मेरे नाम पर कर दिया। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि 25 साल की उम्र तक मुझे शादी कर लेनी होगी, नहीं तो मेरी सारी कंपनियाँ, प्रॉपर्टी सब एनजीओ को और मेरे अंकल को मिल जाएगी, जिस वजह से मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। वांगजी विंग की बातें बड़ी ध्यान से सुन रहा था। अब विहिंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, अब तुम अपने बारे में बताओ। वांगजी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, सर मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, मेरे बारे में बताने के लिए कुछ भी नहीं है। विंग कहता है, जितना तुम्हारे बारे में पता है तुम्हें उतना ही बताओ। वांगजी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, जब मैं 15 साल का था तब मेरे भी डैड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। हमारा भी बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर था, लैंड एम्पायर, लैंड कंपनी। लेकिन मेरे फादर के दोस्तों ने, जो उनके कंपनी पार्टनर थे, उन लोगों ने धोखे से सारी प्रॉपर्टी और कंपनी अपने अंडर कर ली। मुझे, मेरी मॉम और मेरे गगा लेंसिचन तीनों को सब चीज़ से बेदखल कर दिया। उसके बाद मेरे गगा मुझे और मेरी मॉम को लेकर इस शहर में आए, लेकिन कुछ महीने बाद वो भी अचानक से गायब हो गए। उस दिन के बाद से मैं और मेरी मॉम ही एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन गगा के जाने के बाद मॉम की तबीयत अचानक से ख़राब रहने लगी। सारे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे काम करके ही घर का गुजारा चलाया करता था। विंग भी वांगजी की सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। वांगजी जब अपने बारे में बता रहा था, तब अचानक से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग जल्दी से टिश्यू पेपर लेता है और वांगजी की तरफ बढ़ाता है और कहता है, पोंछ लो उन्हें। वांगजी हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या कहा सर? विंग कहता है, जो तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं उन्हें पोंछ लो, अच्छा नहीं लग रहा है। वांगजी जल्दी से टिश्यू पेपर लेता है और अपनी आंखों को पोंछना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता है, अभी तुम क्या करना चाहते हो? वांगजी हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है, सर मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। विंग कहता है कि अभी तो तुम मेरे घर ऑफिस में ड्राइवर की जॉब करने से रही, क्योंकि मैं तुम्हें कोई जॉब करने नहीं दूंगा, इसलिए तुम्हें कुछ तो करना होगा। तुम सारा दिन ऐसे घर पर भी तो नहीं रह सकते हो। वांगजी कहता है, मैं कहीं और जॉब देख लूँगा। विंग कहता है, अभी तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को पता चल गया मेरा हस्बैंड कहीं छोटी-मोटी जॉब करता है, तो मेरे प्रेस्टीज का क्या होगा? वांगजी कहता है, तो फिर मैं इसी घर में रहूँगा। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वही मैं नहीं चाहता। तुम सारा दिन यहीं पर रहो। तुम कुछ कर सकते हो, जैसे कोर्स वगैरह, ताकि आगे चलकर तुम्हें ड्राइवर की नौकरी ना करनी पड़े। तुम किसी भी कंपनी में छोटी-मोटी नौकरी कर सकते हो। वांगजी जब ये सुनता है तो हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है, सच में सर? क्या मैं कोई जॉब वगैरह मिल जाएगा मुझे बाद में? विंग कहता है, हाँ, अगर तुम अच्छे से कोर्स कर लोगे तो तुम्हें मेरी ही कंपनी में जॉब मिल जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो 6 महीने तुम मेरे हस्बैंड ही बने रहोगे, इसलिए तब तक तुम कोई कोर्स वगैरह कर लो। वांगजी कहता है, ठीक है सर, मैं सोचूंगा, मैं नियोसेंग से पूछूंगा ऐसा कोई कोर्स है कि जिसे मैं कर सकता हूँ। विंग वांगजी के चेहरे की स्माइल देख रहा था, जिसे देखकर विंग भी मुस्कुरा देता है। उसके बाद विंग वांगजी से कहता है, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? वांगजी अपना मोबाइल विंग को दिखाते हैं, तो विंग जल्दी से वांगजी का मोबाइल लेता है और उसके अकाउंट में बाकी के 70 लाख रुपए दे देता है। वांगजी जब यह देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, सर आपने अभी मुझे पैसे क्यों दिए? 6 महीने कंप्लीट हो जाते तब दे देते हैं। विंग मुस्कुरा देता है और कहता है, नहीं, ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हारे हक के पैसे हैं। अगर बाद में मैं मुँह कर गया तो इसलिए मैं पहले ही दे रहा हूँ। तुम इसे अपने पास रखो और तुम एक काम करो, तुम ऐसा कोर्स करो कि आगे चलकर तुम कोई छोटा मोटा बिजनेस कर सको। मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, इससे तुम एक छोटा सा बिजनेस सेटअप स्टार्ट करो, जिससे तुम्हें भी आगे चलकर इनकम हो। वांगजी जब ये सुनता है तो और खुश हो जाता है और कहता है, थैंक यू सर, थैंक यू। विंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है, तुमसे कहा था ना, या तो मुझे विंग बुलाओ या हस्बैंड कहकर बुलाओ, तुम क्या कहकर बुलाना पसंद करोगे? वांगजी घबराते हुए विंग की तरफ देखता है और कहता है, तो मैं आपको आपके नाम से बुला सकता हूँ, आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? विंग कहता है, नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन तुम अभी फ़िलहाल 6 महीने के लिए मुझे सर सर कहना बंद करो। मेरे सच में सर में दर्द हो जाएगा तुम्हारा ये सर सर सुनकर। वांगजी जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हम 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं। वांगजी और विंग की लाइफ नॉर्मल चल रही थी। विंग ने वांगजी को एक अच्छे कोर्स के लिए भेज दिया था। अब वांगजी वहाँ पर कोर्स करने जाया करता था। यहाँ तक कि वांगजी के लिए विंग ने ड्राइवर भी रख रखा था, ताकि वांगजी को लेकर जाए और वांगजी को कहीं भी जाना हो तो विंग की कार से जा सके। वांगजी ने विंग को मना भी किया था कि वो बस या टैक्सी लेकर चला जाएगा, लेकिन वांगजी की बात विंग नहीं मानता है और वांगजी के लिए एक ड्राइवर और एक कार घर में हमेशा के लिए रखता है, ताकि अगर वांगजी को अर्जेंट में कहीं जाना हो तो वो जा सके। आज संडे था, इसलिए विंग काउच पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। वांगजी को हमेशा की तरह 5 बजे उठने की आदत थी, लेकिन जब से विंग के पास आकर रहने लगा है, विंग अगर देखता है कि वांगजी जल्दी उठ गया तो वांगजी को डांट कर वापस सुला देता है। तो वांगजी अभी रूम में सो रहा था। विंग नीचे काउच पर
बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तभी वहाँ पर मैडम यू, जियांग फेमिया और मियानमैन आते हैं। मियानमैन जल्दी से भागकर विंग के पास आती है और बैठ जाती है और कहती है, विंग तुम क्या कर रहे हो? विंग मियानमैन को देखकर अपना मुंह बना लेता है और कहता है, मियानमैन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। तभी मैडम यू विंग के पास आती है और कहती है, विंग बेटा तुम कैसे हो? विंग मैडम यू की तरफ देखता है और एक फेक स्माइल देते हुए कहता है, जिंदा हूँ आंट, अभी तक मरा नहीं हूँ। मैडम यू जब विंग की ऐसी बातें सुनती है तो कहती है, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? हम दोनों तुम्हारे अंकल और आंट हैं, तुम हमेशा हमसे इस तरह रूडली बिहेव करते हो। विंग मैडम यू की बात सुनकर अपनी जगह से खड़ा होता है और जियांग फेमिया और मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है, क्योंकि मैं अपना बचपन भूला नहीं हूँ। इतने में वांगजी रूम से बाहर आता है। मियानमैन जब ये देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि वांगजी विहिंग के रूम से बाहर आ रहा था और वांगजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वांगजी अभी अभी नींद से उठकर आ रहा है। उसके हेयर मेसी थे। वांगजी धीरे धीरे नीचे आ रहा था। वांगजी ने मैडम यू, जियांग फेमिया और मियानमैन पर और नहीं किया था, इसलिए वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था। तभी मियानमैन विंग की तरफ देखती है और कहती है, विंग ये तुम्हारा ड्राइवर तुम्हारे रूम में क्या कर रहा था? वांगजी नीचे आ रहा था, लेकिन अचानक से उसके कदम रुक जाते हैं और मियानमैन की तरफ देखने लगता है। तभी जियांग फेमिया कहते हैं, हाँ विंग ये तुम्हारा ड्राइवर है ना, ये तुम्हारे रूम में क्या कर रहा था? मानता हूँ तुम दिल के बहुत अच्छे हो, लेकिन एक सर्वेंट को इतना भी हक मत दो कि तुम्हारा बेडरूम इस्तेमाल। सारी बातें ध्यान से सुन रहा था और गुस्से से अपनी हाथ की मुट्ठियों को कस रहा था। वांगजी जब उन सब की बातें सुनता है तो अपनी नजरें नीचे कर लेता है। विंग वांगजी की तरफ देखता है और उसके बाद मियानमैन, मैडम यू और जियांग फेमिया की तरफ देखता है और एक डेविल स्माइल करता है और कहता है कि आप लोगों को इस बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे रूम में कौन जाता है और कौन नहीं। मैडम यू जल्दी से विंग के पास आती है और कहती है, बेटा हमें चिंता कैसे नहीं होगी, हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, हम दोनों तुम्हारे अंकल और आंट हैं। विंग स्माइल करता है और कहता है कि मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं मानता हूँ, सिर्फ मेरा रिश्ता एक इंसान से है और वो है यानली सीजे। उसके अलावा मुझे आप लोगों से कोई भी मतलब नहीं है। और मियानमैन की तरफ देखते हुए कहता है, मियानमैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांगजी को ड्राइवर कहने की? मियानमैन विंग की तरफ अजीब निगाहों से देखती है और कहती है, वो एक ड्राइवर है तो उसे ड्राइवर ही कहूँगी ना, और वो कैसा बदतमीज इंसान है, तुम्हारे रूम में जाकर सो रहा था। विंग मियानमैन की बातें सुनकर मियानमैन की तरफ देखता है और कहता है, उसे हक है मेरे साथ रहने का, मेरे रूम को शेयर करने का। मियानमैन जब ये सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? विंग फिर से एक डेविल स्माइल लेता है और जल्दी से वांगजी के पास है और वांगजी का हाथ पकड़ता है और उसे नीचे लेकर आता है और सबकी तरफ देखता है और कहता है, क्योंकि ये मेरा हस्बैंड है, हम दोनों की शादी हो चुकी है। मियानमैन, जियांग फेमिया और मैडम यू जब ये सुनते हैं तो हैरानी से विंग की तरफ देखने लगते हैं। मियानमैन जल्दी से विंग के पास आती है और कहती है, विंग ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी शादी हो गई, लेकिन ये तो एक लड़का है, तुम एक लड़के से कैसे शादी कर सकते हो? तुम्हारे साथ मजाक करो ना, ये सब झूठ है ना? विंग मियानमैन की तरफ देखने लगता है। तभी जियांग फेमिया विंग के पास आते हैं और कहते हैं, विंग बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो? अब तुम्हें पता है ना, तुम्हारे ग्रैंडपा ने बिल तैयार की है, अगर 25 साल के होने तक तुमने किसी लड़की से शादी नहीं की तो तुमसे तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी। विंग जियांग फेमिया की तरफ देखता है और कहता है, जानता हूँ अंकल, लेकिन ग्रैंडपा ने कहा था कि मुझे 25 ईयर होने तक मुझे शादी कर लेनी है, तो मैंने शादी कर ली। ग्रैंडपा ने कहीं नहीं लिखा था कि मुझे किसी लड़की से ही शादी करनी है, मुझे बस शादी करनी थी और मैंने वांगजी से शादी कर ली है। वांगजी मुझसे और मैं वांगजी से प्यार करता हूँ, इसलिए हम दोनों ने शादी की है। मियानमैन जब ये तो कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो विंग, ये तुमसे कोई प्यार नहीं, ये बस तुम्हारे पैसे के लिए तुम्हारे पास आया है। मैडम यू जल्दी से वांगजी के पास आती है और वांगजी को एक स्लैप मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी विंग मैडम यू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, नहीं नहीं आंट, ये आप क्या कर रही हैं? मेरे होते हुए आप मेरे हस्बैंड के ऊपर हाथ उठा रही हैं, ऐसी हिम्मत फिर दोबारा मत करना, नहीं तो आप कहाँ मिलेंगी आपको खुद नहीं पता है। आपका सारा बिजनेस एम्पायर मेरे अंडर ही है, अगर मैंने आपका बिजनेस तबाह कर दिया तो आप लोग कहाँ जाएंगे? अब मैडम यू गुस्से से विंग की तरफ देखने लगती है। तभी मियानमैन जल्दी से विंग के पास आती है और विंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, विंग तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मैंने तो उम्मीद लगाई थी कि तुम मुझसे शादी करोगे। विंग मियानमैन की तरफ देखता है और कहता है, तुमने उम्मीद क्यों लगाई थी? मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या कभी मेरी तरफ से तुम्हें कोई ऐसा हिंट मिला है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ? मियानमैन अपने सर नीचे कर लेती है और कहती है, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता मियानमैन, मैं सिर्फ वांगजी से प्यार करता हूँ। मैं अब तक तुम्हें इसलिए बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि तुम मेरी सीजे यानली की इनलॉज हो। मैं यानली सीजे को कोई भी तकलीफ नहीं होने देना चाहता था, लेकिन ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं जैसे चाहूँ वैसे जी सकता हूँ, जिसको चाहूँ अपनी लाइफ में ला सकता हूँ, इस पर बोलने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है। ऐसा कहकर वह उन तीनों की तरफ देखने लगता है। उसके बाद वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी अभी भी चुपचाप वहीं खड़ा था। विंग वांगजी का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो वांगजी, सुबह सुबह सब लोगों ने मिलकर तुम्हारा मूड खराब कर दिया, चलो फ्रेश होकर आते हैं। ऐसा कहकर विंग वांगजी का हाथ पकड़कर ऊपर रूम में ले जाने लगता है। तभी विंग रुक जाता है और सर्वेंट की तरफ देखता है और कहता है कि जब तक हम दोनों नीचे आए तब तक पूरा क्लीन हो जाना चाहिए, मुझे बाहर की गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा कहकर विंग वांगजी को लेकर अपने रूम में चला जाता है। मियानमैन गुस्से से उन दोनों को देखने लगती है। मैडम यू और जियांग फेमिया एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मैडम यू जल्दी से जियांग फेमिया के जाते हैं और कहती है, ये तो उल्टा पड़ गया, हमने सोचा था कि मियानमैन की विंग से लेंगे तो हम उसकी प्रॉपर्टी पे हिस्सा लेंगे, लेकिन देखो उसने तो किसी और ही शादी कर ली है। जियांग फेमिया यू और मियानमैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अभी के लिए तुम दोनों शांत हो, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे विंग खुद ब खुद मियानमैन से शादी करने के लिए राजी हो जाए, अभी के लिए हमें शांत रहना होगा, इसलिए चलो यहाँ से। ऐसा कहकर जियांग फेमिया मैडम यू का हाथ पकड़ते हैं और मियानमैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मियानमैन बेटा चलो यहाँ से चलते हैं। मियानमैन भी हाँ में सर हिलाती है। उसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं।
इधर हम रूम के अंदर का सीन देखते हैं कि विंग जाकर बेड पर बैठ जाता है और वो बहुत गुस्से में था। वांग जी अभी भी विंग की तरफ घूरे जा रहा था। विंग की नज़र जब वांग जी पर पड़ती है तो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो। वांग जी कहता है अभी आपने बाहर कहा था कि आप मुझसे प्यार करते हो। विंग मुस्कुरा देता है और हंसने लगता है और कहता है हाँ मैंने झूठ बोला था। अगर मैं उनसे कहता कि हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है तो ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा करते जिससे मेरे ग्रैंडपा की प्रॉपर्टी मुझे नहीं मिलती। अभी भी मेरे पास 3 दिन बाकी है, 3 दिन बाद मेरा जन्मदिन है। उसके बाद ऑटोमेटिक सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। तब तक के लिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा कहा। वांग जी जब यह सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि इन कुछ हफ्तों में वांग जी के मन में विंग के लिए फीलिंग जागने लगी थी। लेकिन वांग जी कुछ भी नहीं कहता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे वॉशरूम में जाना है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। विंग में सर हिलाता है और कहता है हाँ जाओ, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करता हूँ, उसके बाद हम दोनों ब्रेकफास्ट करेंगे। वांग जी वॉशरूम में जाते हुए रुक जाता है और कहता है क्या तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया। विंग ना में सर हिलाता है और कहता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन देखो ना उन लोगों ने आकर मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। ऐसा कहकर विंग बेड पर दोबारा लेट जाता है। वांग जी एक बार के लिए विंग को देखने लगता है, उसके बाद अपना हेड सेट करता है और वॉशरूम में वापस चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट करके 2 महीने बाद का सीन दिखाते हैं। इन 2 महीने के अंदर में मियान मियान और जियांग फैमिया कई बार विंग से मिलने आते हैं, लेकिन विंग ने उनसे मिलने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। उनको अपने कंपनी के आसपास या अपने मेंशन के आसपास भी भटकने नहीं देता था। उधर वांग जी की मॉम का भी ऑपरेशन हो गया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें रिकवर करने में 2-3 महीने लग सकते हैं, इसलिए वांग जी को उन्हें 2-3 महीने के लिए हॉस्पिटल में ही एडमिट रखना पड़ेगा। वांग जी भी इस बात के लिए एग्री हो जाता है। अब हम 2 महीने बाद का सीन देखते हैं। वांग जी अपने रूम में बैठा था। इवनिंग के समय विंग जल्दी से रूम में आता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ, तुम इतने हाफ क्यों रहे हो। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम अभी तक रेडी नहीं हुए। मैं सुबह बोलकर गया था ना कि रेडी रहना, हमें आज एक पार्टी में जाना है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है कि विंग अगर मैं पार्टी में नहीं गया तो नहीं चलेगा। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। तुम्हें नहीं पता अगर मैं अकेले गया तो वहाँ लड़कियाँ मेरे साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती हैं और तुम मेरे आसपास रहते हो तो। ऐसा कहकर बींग 1 मिनट के लिए रुक जाता है और उसके बाद जोर जोर के हंसने लगता है। वांग जी हैरानी से अभी भी बींग की तरफ देख रहा था। बींग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है कि लड़कियाँ अगर तुम मेरे साथ जाते हो ना तो मुझे छोड़कर तुम्हारे साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है और मैं इसे बहुत इंजॉय करता हूँ। वांग जी अपना मुंह अजीब सा बना लेता है और कहता है तो फिर मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला। तुम्हें भी पता है ना अगर लड़कियाँ मेरे आसपास भटके तो मुझे पसंद नहीं आती है, इसलिए तो मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ और मैं तुम्हारे साथ, हम दोनों के आसपास कोई नहीं भटकने वाला। जब तक हम दोनों साथ हैं तो कोई लड़कियां हम दोनों के साथ फ्लर्ट नहीं करने वाली। वांग जी जब ये सुनता है तो अपना मुंह बना लेता है और पीछे मुंह करके खड़ा हो जाता है और विंग से कुछ भी नहीं कहता। विंग जल्दी से आकर वांग जी को पीछे से हक कर लेता है और कहता है हस्बैंड चलो ना मेरे साथ। तुम्हें पता है वहाँ मियान मियान भी आने वाली है और मियान मियान मुझे जहाँ भी देखती है तो फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं, मेरे सीखने की कोशिश करती है। तुम्हारा ये मासूम सा हस्बैंड ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और तुम जरा सोच कर देखो अगर मियान मियान अपने प्लान में सक्सेस हो गई और तुमसे तुम्हारे हस्बैंड को छीन लिया तो तुम क्या करोगे। वांग जी जब ये सुनता है तो जल्दी से पीछे मुड़ जाता है और बींग को घूर घूर के देखने लगता है। बींग वांग जी का सीरियस फेस देखकर जोर जोर के हंसने लगता है और कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। वांग जी चलो ना, आज तो निहो सेंग भी नहीं आने वाला, मैं वहाँ जाकर अकेले बोर हो जाऊंगा। तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे कंपनी मिल जाएगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ऐसा कहकर बींग दोनों हाथ जोड़ लेता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। वांग जी विंग का ऐसा क्यूट सा एक्ट देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ। विंग जैसे ही ये सुनता है तो खुश हो जाता है और जल्दी से खड़ा हो जाता है और कहता है तो फिर तुम मेरे साथ चलने वाले हो, तुम्हारे लिए ड्रेस मैं चूज करूँगा। ऐसा कहकर जल्दी से विंग अपने वार्डरोब में चला जाता है और वांग जी के लिए ड्रेस चूज करने लगता है। विंग जल्दी से एक ड्रेस निकालता है और वांग जी को देता है और कहता है कि ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, इसे पहन लो। वांग जी उस ड्रेस को ले लेता है और पहनने के लिए चेंजिंग रूम की तरफ जाने ही लगता है, लेकिन विंग जल्दी से वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और वांग जी से ड्रेस ले लेता है और कहता है कि रहने दो, ये ड्रेस अच्छी नहीं लगेगी। ऐसा कहकर विंग जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और एक कपल ड्रेस का ऑर्डर दे देता है। वांग जी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या किया तुमने, ये ड्रेस तो अच्छी थी, तुमने कपल ड्रेस की ऑर्डर क्यों दिया। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्योंकि हम दोनों कपल हैं, वहाँ के लोगों को लगना तो चाहिए कि हम दोनों ने शादी की है और हम दोनों एक दूसरे के हस्बैंड हैं, इसलिए मैंने मैचिंग ड्रेस मंगाई है जिसे पहनकर हम दोनों एक जैसे लगे। ऐसा कहकर विंग के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वांग जी बस अपना हेडसेट करता है और वहीं काउच पर बैठ जाता है। कुछ ही देर में विंग के ऑर्डर किया हुआ ड्रेस आ जाता है। विंग और वांग जी दोनों रेडी हो जाते हैं और पार्टी के लिए निकल जाते हैं। विंग और वांग जी जब पार्टी हॉल में पहुंचते हैं तो सबकी नजरें विंग और वांग जी पर ही थी। दोनों बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। कई लड़कियां तो आहें भर रही थी वांग जी और विंग को देखकर। वहाँ पर जियांग फैमिली, जिन फैमिली भी थी। मियान मियान विंग और वांग जी को एक साथ देखकर उसका मुंह बन जाता है। मियान मियान जियांग फैमिली की तरफ देखती है और कहती है अंकल आपने तो कहा था हमें कोई और प्लान सोचना होगा जिससे विंग खुद ब खुद मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाए। जियांग फैमिली कहते हैं हाँ बेटा, और मैं उसी प्लान पर काम कर रहा हूँ, बस तुम साथ रहो और मैं जैसा तुम्हें कहूँ वैसा ही करना। मियान मियान हाँ में सर हिला देती है। वहाँ पर जियांग यानली भी थी। जियांग यानली की नज़र जब विंग पर पड़ती है तो जल्दी से यानली विंग के पास आती है और कहती है आचियन कैसे हो तुम। विंग जब यानली को देखता है तो जल्दी से यानली को गले लगा लेता है और कहता है सीजे मैं ठीक हूँ और आप कैसी हो। यानली कहती है मैं भी बहुत ठीक हूँ और खुश हूँ, मैंने सुना है कि तुमने शादी कर ली है। विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद विंग जल्दी से वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है हाँ सीजे ये वांग जी है मेरा हस्बैंड, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। यानली जब वांग जी को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और से वांग जी के टच करती है और तुम तो बहुत औसम हो, मेरे आसियन से भी ज़्यादा। जब ये सुनता है तो अपना मुंह बना लेता है और कहता है सीजे
आपको मैं हैंडसम नजर नहीं आ रहा? यानी कहती नहीं, अब तक तुम ज़्यादा हैंडसम लगते थे, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारा हस्बैंड ज़्यादा हैंडसम है। उसके बाद यानली और विंग में छोटी मोटी स्टार्ट हो जाती है। वांग बस खड़े होकर उन दोनों को इस तरह से लड़ता झगड़ता देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। तभी मियानमैन वहाँ आ जाती है। मियानमैन के साथ एक वेटर था जिसके हाथ में सॉफ्ट ड्रिंक और ड्रिंक था। मियानमैन यानली की तरफ देखती है और कहती है, साहू जी आपको ना गगा बुला रहे हैं, उनको कुछ जरूरी काम है। यानली ये सुनती है तो विंग और वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मेरा इंतजार करना। ऐसा कहकर यानली वहाँ से चली जाती है। मियानमैन विंग और वांगजी की तरफ मुस्कुरा कर देखती है और कहती है, तो वो कुछ ड्रिंक लाई हूँ। ऐसा कहकर एक ड्रिंक उठाकर विंग के हाथ में देती है और एक ड्रिंक्स उठाकर वांगजी के हाथ में और कहती है, एंजॉय करो। ऐसा कहकर मियानमैन वहाँ से चली जाती है। वांगजी और विंग दोनों ही ड्रिंक्स की तरफ देखने लगते हैं। विंग ड्रिंक्स को देखता है और कहता है, ये तो ऑरेंज जूस है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम चाहो तो मेरे से एक्सचेंज कर सकते हो, मेरा पाइनएप्पल है, तुम इसे पी सकते हो। मुझे पता है ऑरेंज जूस से तुम्हें एलर्जी है ना। विंग हमेशा हिलाता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे का ड्रिंक्स एक्सचेंज कर लेते हैं और पीने लगते हैं। मियानमैन जल्दी से मैडम यू और यांग फेमिया के पास आती है और कहती है कि आप दोनों ने जैसा कहा था वैसा ही मैंने किया है। मैंने विंग को ड्रिंक्स दे दी है और शायद उसने अब तक पी भी लिया होगा। मियानमैन की बात सुनकर जियांग फेमिया और मैडम यू एक डेविल स्माइल करते हैं और कहते हैं, बहुत जल्द हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा। उधर पार्टी में कुछ देर रहने के बाद वांगजी को अचानक से गर्मी लगने लगती है और उसे पसीने आने लगते हैं। वांगजी विंग की तरफ देखता है। विंग जल्दी से वांगजी के पास आता है और कहता है, क्या हुआ वांगजी? वांगजी कहता है, विंग मुझे अचानक से मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है, अचानक से मुझे बहुत गर्मी लग रही है, देखो मुझे कितना पसीना आ रहा है। विंग जब ये देखता है तो कहता है, वांगजी क्या तुम घर जाना चाहते हो? वांगजी गहरी गहरी सांस ले रहा था और विंग की तरफ देखता है और हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद विंग वांगजी को लेकर घर जाने लगता है, लेकिन तभी मियानमैन वहाँ आ जाती है और विंग की तरफ देखती है और कहती है, विंग क्या तुम वापस जाओ? विंग हंस हिलाता है। मियानमैन पार्टी तो अभी तुम अभी आए हो और अभी जा रहे हो। विंग कहता है, अचानक वांगजी की तबीयत खराब हो गई जिस वजह से मुझे वापस जाना पड़ रहा है। मियानमैन वांगजी की तरफ देखती है और फिर विंग की तरफ देखती है और कहती है, यहाँ गेस्ट रूम भी है, चाहे तो वांगजी वहाँ आराम कर सकता है। वांगजी की तरफ देखती वांगजी नाम में सर हिलाता है और कहता है, विंग मुझे घर जाना है अभी इसी वक्त। विंग जब ये सुनता है तो वांगजी को वहाँ से जाने लगता है और मियानमैन को कहता है, मुझे जाना पड़ेगा, वांगजी की सच में तबीयत खराब है। ऐसा कहकर विंग वांगजी को लेकर वहाँ से चला जाता है। मियानमैन गुस्से से अपने हाथों की मुठ्ठियाँ कस लेती है। विंग वांगजी को लेकर अपनी कार के पास आता है और वांगजी को बैठा देता है और खुद ही ड्राइव करके कार को वी मैंसन की तरफ ले जाने लगता है। कुछ ही देर में विंग वांगजी को वी मैंसन में ले आता है। वांगजी की अब हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। वांगजी ने लगभग अपने सारे कपड़े उतार दिए थे। विंग ये देखकर परेशान हो जाता है। विंग जल्दी से डॉक्टर को कॉल करने जाता है, लेकिन अभी डॉक्टर का कॉल एंगेज आ रहा था, इसलिए विंग वांगजी को जल्दी से ब्राइडल स्टार में कैरी करता है और उसे रूम में ले जाने लगता है। विंग वांगजी को बेडरूम में ले जाता है और वहाँ पर लेटा देता है और कहता है, वांगजी तुम यहाँ रेस्ट करो, मैं तब तक डॉक्टर को कॉल करके बुलाता हूँ, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। ऐसा कहकर विंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वांगजी जल्दी से विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग को अपनी तरफ खींचता है। विंग और वांगजी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। विंग को समझ में नहीं आ रहा था वांगजी को अचानक हुआ क्या है। वांगजी जल्दी से विंग के फेस को पकड़ता है और उसके लिप्स पर किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग ये देखकर हैरान हो जाता है और वांगजी को रोकने की कोशिश करता है। वांगजी जल्दी से विंग को फ्लिप करके बेड पर गिरा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और फिर से उसे ब्रूटली किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग वांगजी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी वांगजी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होता। वो विंग को ब्रूटली किस कर रहा था। कुछ देर बाद विंग भी वांगजी का रिस्पॉन्स देने लगता है। कुछ ही देर में दोनों नेकेड हो जाते हैं। उसके बाद उन दोनों का एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हम नेक्स्ट मॉर्निंग का देखते हैं। वांगजी की आंखें पहले खुलती हैं। वांगजी उठकर बैठ जाता है और अपने सर को पकड़ लेता है क्योंकि उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वांगजी अपने आसपास देखने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र विंग पर पड़ती है जो पूरी तरह से नेकेड उसी के पास लेटा हुआ था। वांगजी जब विंग को देखता है तो हैरान हो जाता है। वांगजी रात की चीज़ें याद करने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसने विंग के साथ ज़बरदस्ती की है। ये सोचकर ही वांगजी को रोना आ जाता है। वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो विंग से नज़रें कैसे मिलाएगा। वांगजी बस विंग को देख रहा था और उसकी नज़र बेडशीट पर जाती है जहाँ ब्लड के निशान थे। वांगजी ये देखकर भी परेशान होता है। वांगजी जल्दी से उठता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है। उसके बाद वांगजी जल्दी से विंग के वार्डरोब के पास जाता है और वहाँ से अपना सामान निकालता है और बैग में पैक करने लगता है। एक बार वांगजी विंग की तरफ देख रहा था और एक बार अपने सामान की तरफ। वांगजी विंग को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन वांगजी के अंदर इतना गिल्ट भर चुका था कि वो विंग का सामना नहीं कर पा रहा था। वांगजी विंग के लिए फीलिंग रखता था, शायद इसी वजह से वांगजी ने विंग के साथ वो सब कर दिया जिस वजह से वांगजी अब विंग का सामना नहीं करना चाहता था। इसलिए वो कागज़ पेन लेता है और विंग के लिए एक चिट्ठी लिखता है। विंग से कल रात के लिए माफ़ी मांगता है। यहाँ तक कि वांगजी विंग के बाकी के 70 लाख भी वापस कर देता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उसके बाद वांगजी अपना लगेज लेता है और वहाँ से चला जाता है। विंग रात के वजह से गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे पता ही नहीं चला कि वांगजी उसे कब छोड़कर चला गया। विंग की आंखें दिन में 12 बजे खुलती हैं। विंग इधर उधर देखने लगता है, लेकिन वांगजी को रूम में नहीं पाता। विंग अपने मन में सोचता है शायद वांगजी नीचे होगा। ये सोचकर विंग धीरे से उठता है, लेकिन विंग की तो कमर की बैंड बजी हुई थी। विंग धीरे धीरे वॉशरूम में जाता है और फ्रेश होने लगता है। विंग नजर अपनी पर है जहाँ पर वांगजी ने बहुत सारे लव बाइट थे। विंग उन लव बाइट को देखता है और महसूस करने लगता है और वांगजी ने रात को क्या था उस चीज़ को महसूस करता है तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। कुछ ही देर में विंग वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आ जाता है और उस पर जाकर बैठ जाता है और वांगजी इंतजार करने लगता है।
उसे लग रहा था कि थोड़ी देर में ही मारा जाएगा, लेकिन तभी अचानक विंग की नज़र टेबल पर रखे कागज़ की तरफ जाती है। विंग उस कागज़ को उठाता है और पढ़ने लगता है। जैसे जैसे विंग पढ़ रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग कागज़ को हाथों से मरोड़ लेता है और कहता है, वांग जी, तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हो? तुम्हारे साथ रहते रहते पता नहीं मुझे कब तुमसे प्यार हो गया। मैं तुमसे अपने लव का कन्फेस करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ये सब हो गया और तुम मुझे छोड़कर चले गए। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता वांग जी। ऐसा कहकर विंग रोने लगता है। उसके बाद विंग जल्दी से खड़ा होता है और कहता है कि नहीं, मैं वांग जी को अपनी लाइफ से जाने नहीं दे सकता। ऐसा कहकर विंग जल्दी से नीचे आता है। सर्वेंट से आके पूछता है कि वांग जी यहाँ से कब गया था। सर्वेंट बताते हैं कि सुबह 6 बजे ही वो निकले थे। विंग कहता है, तुमने रोका क्यों नहीं? कहते, सर, उन्होंने कहा था कि उनकी मॉम अचानक खराब हो गई है, इसलिए उस दिन ये अपने मॉम के पास गए हैं और उन्होंने कहा था कि उन्होंने उनसे बात कर रहे हैं कि आप सो रहे हैं, इसलिए आपको ना आए। ऐसा कहकर वो यहाँ से गए। विंग जब ये सुनता है तो जल्दी से बाहर जाता है और अपनी कार में बैठता है और विंग वांग जी की मॉम जहाँ एडमिट थी वहाँ चला जाता है। वहाँ पूछता है तो पता चलता है कि वांग जी अपनी मॉम को सुबह 6 बजे ही डिलीट करके ले जा चुका है। विंग बहुत परेशान हो जाता है और फिर जहाँ वांग जी रहता है वहाँ भी जाता है, लेकिन वांग जी का कोई भी खोज खबर विंग को नहीं मिलता है। विंग की वजह से परेशान हो जाता है। यहाँ से सीन कट के लगभग 2 महीने बाद का सीन दिखाते हैं। हम एक छोटे से शहर हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। वहाँ पर एक लेडी एडमिट थी। उसी का बेटा उसके पास बैठा हुआ था और उसको फूड काट के दे रहा था और कहता है, मॉम, बहुत जल्द आप यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगी। डॉक्टर ने कहा है अब आप पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हैं, अब आप नॉर्मल ही लाइफ जी सकती हैं। कार्मेल ली अपने बेटे वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, वांग जी, तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन तुम मुझे पहले एक बात बताओ, तुम मेरे इलाज के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए? जब जब मैंने तुमसे ये सवाल पूछा है तुमने इग्नोर ही किया है, लेकिन आज तुम्हें मुझे सच बताना होगा। वांग जी कहता है, मॉम, एक बार आप पूरी तरह से ठीक हो जाओ तो मैं आपको सब सच बताऊंगा। आपके बेटे ने कोई गलत तरीके से पैसे नहीं कमाया है। कार्मेल अपना मुंह बना लेती है और कहती है, मुझे ये जवाब वाले थे पता है। ऐसा कहकर कार्मेल अपनी आंखें बंद करती है और कहती है कि अब मुझे नींद आ रही है, तुम चाहो तो घर जा सकते हो। वांग जी कहता है, थोड़ी देर आपके पास रुकने दीजिए ना मॉम, फिर चला जाऊंगा। कार्मेल कुछ भी नहीं कहती, बस अपनी आंखें बंद कर लेती है। वांग जी जगह से उठता है और अपने के ऊपर ब्लैंकेट अच्छे से कवर कर देता है और उन्हीं के पास चुपचाप बैठा है और अपने मन में कहता है, मॉम, मुझे माफ़ कर दो। सच है कि मैंने पैसे गलत तरीके से नहीं कमाए हैं, लेकिन मैंने गलत किया है मॉम, जिसका गिल्ट मुझे सारी ज़िंदगी भर रहेगा। ऐसा अपने मन में कहकर वांग जी वहाँ से उठकर जाने ही लगा था कि तभी अचानक उस रूम में एक पर्सन एंटर होता है। वांग जी उस पर्सन को देखकर हैरान हो जाता है। वो पर्सन वांग जी के पास आता है और वांग जी को एक जोरदार स्लैप करता है। वांग जी सीधे जमीन पर गिरता है। कार्मेल स्लैप की आवाज़ सुनकर जल्दी से उठ जाती है और देखने लगती है। वांग जी उस पर्सन की तरफ देखता है और कहता है, विंग, तुम यहाँ? विंग वांग जी के कॉलर से पकड़कर उसे खड़ा करता है और फिर से एक जोरदार स्लैप करता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ, मुझे इस तरह से छोड़कर आने की? 2 महीने से पूरे पागलों की तरह मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ और तुम्हारा नामो निशान नहीं मिल रहा। तुम पता है मैं कितना परेशान हो गया था। मैंने रो रो के सारा दिन बिताया है तुम्हारी यादों में, और तुम हो कि यहाँ आकर बैठे हुए हो। वांग जी जब ये सुनता है तो वांग जी अपनी नज़र नीचे कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हारा सामना नहीं करना चाहता था। मैंने जो किया है गलत किया है। मुझे तुम्हारे साथ वो सब नहीं करना चाहिए था। मैंने गलत किया है। बिंग फिर से वांग जी के कॉलर को झंझोड़ते हुए कहता है, क्या गलत किया है? हम दोनों की शादी हुई है, हम दोनों ने कुछ भी गलत नहीं किया है। वांग जी, जो तुमने मेरे साथ किया था, तुम्हें ड्रग्स दिया गया था, जिस वजह से तुमने मेरे साथ वो सब किया था। तुम होश में नहीं थे, लेकिन मैं तो होश में था ना। अगर मैंने अपने साथ वो सब होने दिया, इसका मतलब मैं इस चीज़ का परमिशन तुम्हें दे रहा था। इसलिए हम दोनों ने कुछ भी गलत नहीं किया है और तुम सारी गलती अपने सर पर लेकर यहाँ चले आए और मुझसे छिपते फिर रहे हो। कार्मेल जब ये सब सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है, वांग जी, ये सब चल क्या रहा है? विंग की नज़र कार्मेल की तरफ जाती है। विंग जल्दी से कार्मेल के पास जाता है और कहता है कि आंट, आपका बेटा धोखेबाज है। उसकी और मेरी शादी हुई थी और वो मुझे छोड़कर यहाँ चला आया है। उसने मुझे धोखा दिया है। कार्मेल जब ये सुनती है तो हैरानी से वांग जी की तरफ देखने लगती है और कहती है, वांग जी, ये क्या कह रहा है? वांग जी अपनी नज़र नीचे कर लेता है और कहता है, मॉम, वो सच कह रहा है, हम दोनों की शादी हुई थी, लेकिन ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था। 6 महीने बाद हमारा डिवोर्स होने वाला था। विंग कहता है, डिवोर्स होने वाला था, डिवोर्स हुआ नहीं था, जो तुम मुझे इस तरह से छोड़कर आ गए हो। कार्मेल जब ये सुनती है तो वांग जी से कहती है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? मगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की ही क्यों? उसके बाद वांग जी सारी बातें कार्मेल को बताने लगता है। कार्मेल सारी बातें सुनने के बाद विंग की तरफ देखती है और कहती है, अगर मेरे बेटे ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया ही था तो 6 महीने बाद तो तुम दोनों का डिवोर्स तो हो ही जाना था ना। विंग कार्मेल और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, हम दोनों का डिवोर्स कभी होने ही वाला नहीं था, क्योंकि मैंने उस डिवोर्स पेपर को फाड़ कर फेंक दिया है। वांग जी जब ये सुनता है तो हैरानी से विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, विंग, तुमने उन पेपर को फाड़ के फेंक दिया, मगर क्यों? विंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा था। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम मुझे छोड़कर जाओ, इसलिए मैंने उन पेपरों को फाड़ के फेंक दिया था, लेकिन तुम मुझे छोड़कर चले आए। मुझे वहाँ पर अकेला छोड़कर आए हो। मुझे तुम्हारी आदत हो गई थी वांग जी, मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद था। वांग जी जब ये सुनता है तो वांग जी की आंखें चमकने लगती हैं। वांग जी के फेस पर हल्की सी स्माइल आती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कार्मेल जब ये देखती है तो उसके फेस पर भी हल्की सी स्माइल आती है, लेकिन वो मुस्कुराना बंद करके वांग जी की तरफ देखने लगती है और कहती है, तुम मुझे ये बात कब बताने वाले थे वांग जी? वांग जी कहता है, मॉम, मैं आपके ठीक होने का इंतजार कर रहा था। मुझे लगा कि एक बार आप ठीक हो जाओ तो मैं आपको सब सच बता दूंगा। कार्मेल विंग की तरफ देखती है और कहती है, इसका मतलब तुम दोनों शादीशुदा हो और ये मेरा सन इन लॉ है। वांग जी हाँ में सर हिलाता है।
फिर कार्नवाली विंग की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराती है और कहती है, ये तो काफ़ी सुंदर है। वांग जी अपनी मोम की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है, मोम आपको कोई ऐतराज़ नहीं है? मैं और विंग दोनों लड़के हैं। कार्नवाली कहती है, कोई बात नहीं, जब तुम दोनों के दिल मिल चुके हैं, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तो मैं कौन होती हूँ तुम दोनों को अलग करने वाली। वांग जी और विहिंग जब ये सुनते हैं तो दोनों के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। कार्नवाली कहती है, अच्छा हुआ कि मुझे ये बात पता चल गई। शुक्र करो कि तुम्हारा हस्बैंड एक लड़का है, नहीं तो मुझे ये भी खबर मिलती कि मैं ग्रैंडमा बनने वाली हूँ अगर तुमने किसी लड़की से शादी की होती। वांग जी और कार्नवाली की तरफ देखता है और कहता है, एक्चुअली मैं 2 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। वांग जी और कार्नवाली जब ये सुनते हैं तो दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वांग जी हैरानी से विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, विंग ये तुम क्या कह रहे हो? विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, जब से तुम मुझे छोड़कर गए हो, इन 2 महीनों में मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था। 2-3 दिन पहले नियो सेंग इस शहर में आया था और उसे तुम दिखाई दिए थे। नियो सेंग ने मुझे बताया कि तुम इसी शहर में हो। नियो सेंग ने तुम्हारा पीछा भी किया तो उसे पता चला कि तुम्हारी मॉम इस हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए नियो सेंग ने मुझे बता दिया। नियो सेंग ने कल शाम को ही मुझे तुम्हारा एड्रेस दिया था। मैं बहुत खुश हो गया था और तुमसे मिलने के लिए आ ही रहा था, अचानक मैं बेहोश हो गया। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो वहाँ जाकर पता चला कि मैं 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। मैंने डॉक्टर से जब ये पूछा कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो एक मेल हूँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि मैं एक स्पेशल मेल हूँ जो बर्थ दे सकता है। कहकर विंग चुप हो जाता है। कार्नवाली वांग जी और विंग की तरफ गुस्से से देखने लगती है और कहती है, बाहर निकलो तुम दोनों के दोनों। विंग और वांग जी जब ये सुनते हैं तो दोनों हैरान हो जाते हैं और कार्नवाली की तरफ देखने लगते हैं। कार्नवाली कहती है, अभी इसी वक्त तुम दोनों यहाँ से बाहर निकलो। ऐसा कहकर कार्नवाली लेट जाती है। वांग जी जब ये देखता है तो हैरान हो जाता है और जल्दी से कार्नवाली के पास आता है, कहता है, मोम आपको क्या हुआ है? कार्नवाली वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, मैंने कहा ना, तुम दोनों के दोनों अभी इसी वक्त बाहर निकलो, क्योंकि मुझे रेस्ट करना है और जल्द से जल्द ठीक होना है। उसके बाद मुझे अपने ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर के साथ खेलना भी तो है। ऐसा कहकर कार्नवाली अपनी आंखें बंद कर लेती है। वांग जी और विंग दोनों ही एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने रहते हैं। कार्नवाली अपनी आंखें खोलती है और वांग जी और विंग की तरफ देखती है और कहती है, तुम दोनों अभी भी यहीं हो, यहाँ से बाहर निकलो, मैंने कहा ना। और वांग जी, विंग का अच्छे से ख्याल रखना। अगर मुझे पता चला कि तुमने विंग का अच्छे से ख्याल नहीं रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे घर ले जाओ, वो काफ़ी लंबा सफ़र तय करके यहाँ आया है, वो उसे आराम की ज़रूरत है। ऐसा कहकर कार्नवाली फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग चले। विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद दोनों ही रूम से बाहर आ जाते हैं। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम मेरे घर चलना चाहोगे? विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वांग जी विंग को लेकर अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। अपार्टमेंट में 2 ही रूम थे और किचन एरिया और डाइनिंग एरिया था। अपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा छोटा। वांग जी को अपने रूम लेकर आता है और वॉशरूम की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो वॉशरूम है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं मॉम के रूम में जाकर फ्रेश हो जाता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी उस रूम से बाहर जाने ही वाला था। जैसे ही वांग जी दरवाज़ा ओपन करता है तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी हैरानी से विंग की तरफ देखता है। विंग जल्दी से दरवाजे को फिर से बंद कर देता है और वांग जी को दरवाजे पर धक्का दे देता है। वांग जी यह देखकर हैरान हो जाता है। वांग जी इससे पहले कुछ कह पाता, विंग जल्दी से वांग जी के करीब आता है और वांग जी को किस करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वांग जी खुद ही किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। किस करते हुए एक दूसरे को टच कर रहे थे। दोनों का किस डीपली और पैशनेटली हो रहा था। धीरे धीरे विंग वांग जी को बेड की तरफ ले जाने लगता है और बेड पर जाकर धक्का दे देता है और वांग जी के ऊपर आकर बैठ जाता है और वांग जी की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, लैन वांग जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से छोड़ के आने की? पता है इन 2 महीनों में मैं तुम्हारे लिए कितना तड़पा हूँ। पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी और मैं तुम्हें पनिशमेंट देकर रहूँगा। ऐसा कहकर विंग एक झटके में वांग जी के शर्ट के सारे बटन खोल देता है। वांग जी हैरानी से विंग की तरफ देख रहा था और कहता है, विंग तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाले हो ना? विंग कहता है, मैं सब कुछ करने वाला हूँ। विंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मैं सब कुछ करने वाला हूँ। वांग जी घबराते हुए कहता है, विंग शायद तुम बोल रहे हो कि तुम प्रेग्नेंट हो और ऐसी हालत में ये सब करना गलत होगा, इससे हमारे बच्चे को हार्म हो सकता है। वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, कुछ भी नहीं होगा, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। वांग जी अभी भी हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुमने डॉक्टर से पूछा इस मगर क्यों? विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, जब कल नियो सिंह ने मुझे तुम्हारा एड्रेस दिया था मैंने तभी सोच लिया था तुम्हें मैं पनिश करूँगा, लेकिन मैं किस तरह से तुम्हें पनिश करूँगा वो तुम्हें अब पता चल जाएगा। जितना मैं इन 2 महीने में तड़पा हूँ ना, उतना मैं तुम्हें तड़पाने वाला हूँ, लेकिन मेरा तरीका कुछ अलग होगा। विंग जब ये सुनता है तो अपनी नज़रें नीचे कर लेता है, कहता है, विंग अकेले तुम नहीं तड़पे हो, मैं भी तड़पा हूँ। हर दिन हर पल मुझे तुम्हारी याद आती थी। कई बार सोचता था कि तुम्हें जाकर देख कर आ जाऊँ, तुम कैसे हो, लेकिन मैं अपने दिल को समझा लेता था, कहीं गलती से हम दोनों का आमना-सामना हो गया और मैं तुम्हारे सामने कैसे आ सकता हूँ। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था, मुझे डर लग रहा था, कहीं तुम मुझसे नफ़रत ना करने लगो। विंग जैसे ही ये सुनता है जल्दी से वांग जी के मुँह पर हाथ रख देता है और कहता है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब अपने पनिशमेंट के लिए तैयार रहो। ऐसा कहकर विंग वांग जी को फिर से किस करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी भी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। कुछ ही देर में उन दोनों के क्लोथ उनकी बॉडी से अलग हो चुके थे। उसके बाद उन दोनों का एवरीडे स्टार्ट हो चुका था। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हम कुछ घंटों बाद का सीन देखते हैं। वांग जी बेड पर लेटा हुआ था और विंग अपना सर वांग जी के चेस्ट पर रखकर गोल गोल उंगलियां घुमा रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और स्माइल करता है और कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि विंग तुम मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी देने वाले हो।
तुम मुझे एक बेबी देने वाले हो। वांग जी की तरफ देखता है और कहता है हाँ, और उसी बेबी को तुम छोड़कर चले आए थे। अगर नियोसंग तुम्हें नहीं देखता और मुझे नहीं बताता तो तुम्हें आज तक पता ही नहीं चलता कि तुम्हारा बेबी इस दुनिया में आने वाला है। वांग जी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो विहिंग। विहिंग जब ये सुनता है तो जल्दी से उठकर बैठ जाता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है माफ़ी, और तुम्हें और मैं इतनी जल्दी दूँ, ये हो नहीं सकता। वांग जी जब ये सुनता है तो हल्के से मुस्कुरा देता है और कहता है ठीक है, माफ़ नहीं करना चाहते मत करो, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन तुम मुझे माफ़ कर दोगे। कि आगे कुछ कहने ही वाला था कि तभी अचानक विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम कितनी बातें करते हो, तुम्हें पता है मुझे कितनी तेज की भूख लगी है और मैं यहाँ आया हूँ, तुमने मुझे कुछ खाने पीने को भी नहीं दिया है। वांग जी विंग की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है तुम्हें भूख लगी है, मुझे तो लगा ये सब करके तुम्हारा पेट भर चुका होगा। विंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है इससे सिर्फ मेरा मन शांत हुआ है, पेट नहीं। और तुम शायद भूल रहे हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हारा बच्चा भी भूखा है मेरे साथ साथ। वांग जी जब ये सुनता है तो जल्दी उठ के खड़ा हो जाता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है मैं फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। ऐसा कहकर जल्दी से वांग जी वॉशरूम में चला जाता है और जल्दी जल्दी फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आ जाता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग तुम क्या खाना चाहोगे, तुम्हें जो पसंद है मुझे बताओ, मैं वही बना देता हूँ। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है पता है कुछ दिनों से तुम्हें जो पसंद था मैं वही खाना खाने लगा, मुझे लगा कि तुम्हारी याद आ रही है, इस वजह से मुझे तुम्हारा फेवरेट खाना बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अब मुझे पता चला तुम्हारे बच्चे को भी तुम्हारा ही फेवरेट खाना पसंद है, इसलिए वही बनाओ जो तुम्हें पसंद हो, मेरी पसंद का कुछ भी मत बनाना। मैं जो भी अपनी पसंद का खाने लगता हूँ मुझे वॉमिट हो जाती है। वांग जी हूँ में सर हिलाता है, उसके बाद किचन में चला जाता है। उसके बाद भींग अपने से उठता है और धीरे धीरे वॉशरूम में जाता है और कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो किचन एरिया की तरफ दिखता है तो वांग जी किचन में कुछ बना रहा था। विंग जल्दी से किचन में जाता है और वांग जी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है वांग जी तुम क्या बना रहे हो। वांग जी कहता है मैं सब कुछ लाइट बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लाइट खाना खाना पसंद है ना, तुम्हें पसंद आएगा। विंग कहता है क्या खाना अभी तक नहीं बना। वांग जी कहता है थोड़ी देर है। विंग कहता है मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा वांग जी। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग लेकिन अभी तो फूड तैयार नहीं हुआ है, एक काम करो तब तक तुम फ्रूट्स खा लो। ऐसा कहकर वांग जी जल्दी से फ्रूट निकालता है और विंग को कट करके देने लगता है। विंग फ्रूट की देखता है और अपना मुंह बनाता है और कहता है मुझे ये पसंद नहीं। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग लेकिन फ्रूट तो हेल्थी होता है ना, तुम खाओ तुम्हें अच्छा लगेगा। विंग कहता है नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है, इनका टेस्ट मुझे बिटर लगता है, कड़वा लगता है। वांग जी हैरानी से विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है फ्रूट्स और वाह। विंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ, कुछ दिनों से जब भी मैं फ्रूट खाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे कड़वा कड़वा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है तो मैं तुम्हें अभी खाने के लिए क्या दूँ। ऐसा कहकर वांग जी जल्दी से फ्रिज ओपन करता है तो उसमें आइसक्रीम निकलती है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग आइसक्रीम। विंग जैसे ही आइसक्रीम का नाम होता है उसके चेहरे पर चमक आ जाती है और हाँ में सर हिला देता है। वांग जी जल्दी से आइसक्रीम निकालता है और विंग को खाने के लिए दे देता है। विंग जल्दी से डाइनिंग टेबल पर चला जाता है और वहाँ बैठकर आइसक्रीम खाने लगता है। विंग बिल्कुल बच्चों की तरह आइसक्रीम खा रहा था। वांग जी ये देखकर हैरान हो जाता है लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ जाती है। वांग जी फिर से खाना बनाने लग जाता है। थोड़ी देर वांग जी का खाना बनाना खा जाता है तो वो सारे फूड को डाइनिंग टेबल पर रखता है। वांग विंग की तरफ है, विंग ने सारी आइसक्रीम खा थी। वांग जी यह देखकर हैरान हो जाता है और कहता है तुमने पूरे की पूरी एक बकेट आइसक्रीम खा ली। विंग वांग जी की तरफ बड़ी मासूमियत से और अपना फेस पप्पी फेस बना लेता है और देखने लगता है और कहता है मुझे भूख लगी थी तो मैं क्या करता, और आइसक्रीम थी भी इतनी टेस्टी इसलिए मैं सारा खा। वांग जी को देखकर थोड़ा अजीब लगता है। वांग जी हैरानी की तरफ देख रहा था, फिर उसके बाद रेडी है क्या मैं सर्व कर दूँ। विंग फूड देख और कहता है वांग जी मैं नहीं है, मेरा पेट चुका है, मैं ना काफी थक चुका हूं, मैं सोना चाहता हूँ। ऐसा कर विंग जाता है और वांग जी के बेडरूम की तरफ जाने लगता है। वांग जी हैरानी से विंग के जाता हुआ देख रहा था और अपने मन में कहता है अभी कुछ देर पहले इसे इतनी तेज भूख लगी थी, ऐसा अचानक कैसे, और ये बच्चों की तरह रिएक्ट क्यों कर रहा है। वांग जी एक बार डाइनिंग टेबल की तरफ और एक बार अपने रूम की तरफ देखता है, उसके बाद अपना हेडसेट करता है और जाकर सारे फूड आइटम को कवर करके रख देता है और अपने बेडरूम में आ जाता है। आकर देखता है कि विंग तो सो रहा था। वांग जी जाकर विंग के पास बैठ जाता है और विंग के मासूम फेस को देख रहा था। विंग अब कुछ ज़्यादा ही मासूम नजर आ रहा था, उसके चेहरे पर एक अलग से ही ग्लो थी। वांग जी कहता है ये पहले इतना खूबसूरत था या अब ज़्यादा हो गया है। वांग जी कुछ देर के लिए विंग को ऐसे ही देखता रहता है लेकिन तभी अचानक वांग जी को कुछ याद आता है। वांग जी जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और एक डॉक्टर के पास कॉल लगा देता है। पहले तो वांग जी बोलने में हेजिटेट कर रहा था लेकिन फिर डॉक्टर सारी बात क्लियर करके बताता है। डॉक्टर पहले तो सभी को कहे कि वांग को बहुत हल्का रहना पड़ेगा और अपने पार्टनर का बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। अभी उसकी अर्ली स्टेज प्रेगनेंसी चल रही है जिस वजह से शायद उसके मूड स्विंग भी हो रहे हैं, इसलिए वांग जी को बहुत ध्यान से उसे हैंडल करना होगा कि ये एक मेल प्रेगनेंसी है तो रिस्क भी बढ़ जाता है, इसलिए वांग जी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्टनर का ख्याल रखना है। वांग जी को अपने पार्टनर को किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं देना है। वांग जी कहता है ठीक है डॉक्टर, मैं कोशिश करूंगा कि उसे किसी भी तरह का स्ट्रेस ना मिले और उसका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखूंगा। ऐसा कहकर वांग जी फ़ोन कट कर देता है क्योंकि वांग जी का अक्सर हॉस्पिटल में जाना आना लगा रहता था, इसलिए कई सारे डॉक्टरों से वांग जी की जान पहचान हो गई थी। उसके बाद वांग जी विहिंग की तरफ देखता है। विहिंग अभी भी पीसफुली सो रहा था। यह देखकर वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वांग जी भी जाकर विहिंग के पास लेट जाता है और विहिंग के स्टमक को सहलाने लगता है और अपने मन में कहता है मैं विहिंग और अपने होने वाले बेबी का
अच्छे से ख्याल रखने की कोशिश करूँगा, उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। ये कहकर वांग जी के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है और वांग जी भी अपनी आँखें बंद कर लेता है और विहिंग को कडल करके सो जाता है। वांग जी को बहुत जल्द नींद आ जाती है। इन 2 महीनों में वांग जी मुश्किल से ही सोया हुआ था। वांग जी जब भी सोने की कोशिश करता था तो विहिंग का उसके सामने आ जाया करता था, इसलिए वांग जी को अच्छी नींद नहीं आती थी। लेकिन आज विहिंग उसके पास था, उसकी बाहों में था, जिस वजह से वांग जी एक पीसफुली नींद लेता है। यहाँ से नाइट का सीन देखते हैं। विंग उठकर बैठा था और वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी अभी भी पीसफुली सो रहा था, जिसे देखकर विंग के फेस पर स्माइल आ जाती है। लेकिन तभी अचानक विंग के पेट से आवाज़ आने लगती है। विंग अपने स्टमक पर हाथ रखता है और कहता है कि देवी, क्या तुम्हें भूख लगी है? अभी मैं तुम्हारे डैडा को जगाता हूँ। ऐसा कहकर विंग वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी को जगाने लगता है। वांग जी अपनी आंखें खोलता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ विंग, तुम मुझे क्यों जगा रहे हो? विंग कहता है कि तुम्हारा बेबी भूखा है, उसे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वांग जी जल्दी से उठकर बैठ जाता है और कहता है, तुमने तो एक्चुअली में लंच किया ही नहीं था, सारा लंच वैसा का वैसा ही रखा है। तुम उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक उन सबको गर्म कर लेता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी उठ जाता है और सीधे रूम से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद विहिंग भी फ्रेश होकर रूम से बाहर आता है तो तब तक वांग जी ने खाना गर्म कर लिया था। वांग जी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, विहिंग आ जाओ, मैंने सारा खाना गर्म कर लिया है। विहिंग जल्दी से जाकर अपनी चेयर पर बैठता है और जल्दी जल्दी खाने लगता है। वांग जी ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, विहिंग आराम से खाओ, कोई तुमसे छीन नहीं रहा है। विहिंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें नहीं पता मुझे कितनी भूख लगी है, मैं ये सारा का सारा खाना खा लूँगा। वांग जी कहता है, हाँ हाँ, मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है, तुम सारा खा लो। विहिंग ने सारा फूड अपने मुंह में ठूस लिया था, जिससे उसका मुंह गुब्बारे की तरफ फूल गया था। वांग जी विहिंग की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट नजर आ रहे हो। विंग अपना मुंह बनाता है और खाने में कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी भी विंग के पास बैठ जाता है और विंग को देखने लगता है। विंग खाते हुए वांग जी की तरफ देख रहा था और कहता है, तुम नहीं खाओगे? वांग जी मुस्कुरा देता है और कहता है, नहीं, पहले तुम खा लो, उसके बाद मैं खा लूँगा। तभी वांग जी के पेट से भी आवाज़ आने लगती है। विंग वांग जी के पेट की तरफ देखता है और उसके बाद वांग जी के चेहरे की तरफ देखता है और अपने प्लेट से एक स्पून फूड निकालकर वांग जी की तरफ बढ़ा देता है और कहता है, लो इसे खाओ। वांग जी हैरानी से विंग की तरफ देख रहा था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, ओ सॉरी, मैंने तो अपने झूठे चम्मच से तुम्हें खिला रहा हूँ, रुक जाओ, मैं दूसरे चम्मच से खिलाता हूँ। ऐसा कहकर विंग दूसरा चम्मच लेने जाता है, लेकिन तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसी चम्मच से खा लेता है। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देख रहा था कि ये चम्मच मेरा झूठा था। वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है और विंग के लिप्स पर खाना लगा हुआ था। वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है और उसके लिप पर एक क्लिक करता है। विंग यह देखकर हैरान हो जाता है और वांग जी मुस्कुराने लगता है। वांग जी को इस तरह से मुस्कुराता देखकर विंग कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने रोमांटिक हो। वांग जी कहता है, तुम्हें पता ही क्या है मेरे बारे में, तुम्हें तो मेरे साथ रहते हुए प्यार हो गया था, लेकिन जिस दिन मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मैं की हिम्मत नहीं कर पाया। तो कहाँ और मैं कहाँ, मैं एक मामूली ड्राइवर और तुम बहुत बड़े सीईओ कंपनी के, तो हम दोनों का तो मेल ही नहीं हो सकता। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, पागल कहीं का, एक बार बोल देता तो इतनी तकलीफ नहीं होती। ये 2 महीने तुम्हारी वजह से मैंने रो रो के बिताए हैं, तुम्हें पता है। वांग जी जल्दी से अपने दोनों कान पकड़ लेता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, इसके लिए तुम जो भी पनिशमेंट दोगे मैं लेने के लिए तैयार हूँ ना। विंग जब ये सुनता है तो उसकी आंखें चमक जाती है और कहता है, सच में? तो चलो बेडरूम में। वांग जी कहता है, विंग ज़्यादा नहीं हो रहा है क्या? तुम शायद भूल रहे हो कि तुम प्रेग्नेंट हो और हम ये सब ज़्यादा नहीं कर सकते। विंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है, हाँ हाँ पता है। ऐसा कहकर विंग फिर से अपना खाना खाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी भी थोड़ा थोड़ा करके खा रहा था। उसके बाद विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी, इन 2 महीनों में तुमने क्या किया? वांग जी कहता है कि वहाँ से आने के बाद मैंने मॉम को पहले हॉस्पिटल में एडमिट किया और यहाँ पर एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर खोला है। विंग वांग जी की तरफ देखता है, कहता है, ग्रोसरी स्टोर, क्या मैं जा सकता हूँ वहाँ? वांग जी कहता है, हाँ हाँ, लेकिन कल सुबह जाएंगे, पहले हम मॉम से मिलने जाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें अपने ग्रोसरी स्टोर लेकर जाऊँगा, आज की मैंने छुट्टी ले रखी है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है। उसके बाद दोनों अपना अपना डिनर करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उन दोनों का डिनर हो जाता है। वांग जी और विंग वापस बेडरूम में आ जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट करके नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। वांग जी और विंग पहले तो कार्मन ली से मिलने जाते हैं। कार्मन ली विंग और वांग जी को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वांग जी पर गुस्सा भी करती है कि विंग को यहाँ क्यों लेकर आए। कार्मन ली वांग जी से कहती है कि मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, 1 हफ्ते में मुझे छुट्टी मिल जाएगी, उसके बाद तो मैं अपने ग्रैंडसन और अपने सन-इन-लॉ के साथ रहूँगी। उसके बाद कार्मन ली, विंग और वांग जी तीनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कार्मन ली ने विंग और वांग जी को जल्दी ही हॉस्पिटल से बाहर भेज दिया था, क्योंकि विंग प्रेग्नेंट था और ऐसी हालत में ज़्यादा देर हॉस्पिटल में रुकना अच्छी बात नहीं है। ऐसा कहकर कार्मन ली जल्दी से विंग और वांग जी को वापस भेज देती है। वांग जी विंग को लेकर अपने स्टोर पर आता है। वहाँ पर 2 ट्विन सिस्टर काम करती थी, जिनका नाम लिली और जूली था। लिली और जूली वांग जी को देखकर खुश हो जाती है और जल्दी से वांग जी के पास आती है और कहती है, सर आप आ गए? वांग जी हूँ कहता है और कहता है, कल मैं नहीं आया था तो तुम दोनों ने सब कुछ संभाल लिया था ना? लिली और जूली हाँ में सर हिलाते हैं और कहते हैं, हाँ सर, हमने सब कुछ परफेक्टली संभाल लिया था। विंग दूर से खड़े होकर उन तीनों को देख रहा था। वांग जी उन दोनों से मुस्कुरा के बातें कर रहा था, जिस वजह से विंग के हाथों की मुट्ठियां कस जाती हैं और वांग जी की तरफ गुस्से में देखने लगता है। तभी वहाँ पर कस्टमर आने लगते हैं। लिली और जूली वांग जी से कहती है, सर कस्टमर आ गए हैं, हम उन्हें हैंडल करते हैं। वांग जी हूँ में सर हिलाता है। उसके बाद वांग जी कैश काउंटर पर चला जाता है। विंग वांग जी के पास आता है और कहता है, ये दोनों लड़कियाँ कौन है? वांग जी उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, ये लिली और जूली है, ये मेरी असिस्टेंट है, ये दोनों यहाँ स्टोर संभालती है। विंग कुछ कहने ही वाला था कि तभी अचानक वांग जी कहता है, विंग अभी कस्टमर आने वाले हैं, मुझे थोड़ा उन्हें हैंडल करना पड़ेगा, जब तक तुम चाहो तो स्टोर घूम सकते हो। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, घूम सकता हूँ? क्या मैं यहाँ से कुछ खा सकता हूँ? वांग जी कहता है, विंग ये पूरा स्टोर तुम्हारा ही है, तुम्हारी जो मर्जी है मैं आए वो करो, तुम्हें जो खाना है खा सकते हो,
विंग मुस्कुरा देता है और कहता है तो फिर ठीक है। ऐसा कहकर विंग स्नैक्स काउंटर की तरफ चला जाता है और वहाँ से चिप्स के पैकेट लेता है और फाड़ कर उन्हें खाने लगता है। लिली और जूली का ध्यान विंग पर नहीं था, इसलिए विंग को जो भी स्नैक्स पसंद आ रहा था उसे खोल रहा था और खा रहा था। अचानक से लिली की नज़र विंग पर पड़ती है। लिली जल्दी से विंग के पास आती है और कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? तुम सारे स्नैक्स को ऐसे खोल कर कैसे खा सकते हो? तुम्हें पहले बिल पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी तुम इन्हें खा सकते हो। और तुमने किसकी परमिशन ली है और तुम यहाँ कर क्या रहे हो? ऐसा कहकर लिली विंग को डांटने लगती है। विंग लिली की तरफ देख रहा था, उसकी आंखों से हल्के हल्के आंसू आने लगे थे। वांगजी अभी कस्टमर को हैंडल कर रहा था, तभी अचानक वांगजी की नज़र विंग और लिली पर जाती है। वांगजी देखता है कि विंग के आंखों में हल्के हल्के आंसू आ रहे हैं। वांगजी अपने मन में कहता है ये प्रेगनेंसी हार्मोन लगता है फिर से हावी हो रहे हैं। ऐसा कहकर वांगजी जल्दी से लिली के पास जाता है और लिली की तरफ देखता है और कहता है लिली क्या हुआ? लिली गुस्से में विंग की तरफ देखती है और कहती है कि सर देखिए ना, इस पर्सन को इसने स्नैक्स काउंटर से ज़्यादातर स्नैक्स लिए हैं और खोल खोल के खा रहा है। इसने किसी से पेमेंट भी नहीं ले रखी और इसने बिल भी पेमेंट नहीं किया है। विंग जी देखता है और रोने लगता है। वांगजी जब ये देखता है हैरान हो जाता है। वांगजी से अपने जेब से रुमाल था के आंसू मत रोना। अब विंग के हार्मोन्स डिसबैलेंस हो चुके थे। विंग जोर जोर के रोने लगता है और वांगजी की तरफ देखता है और कहता है वांगजी ये चुड़ैल ये डायन मुझे डांट रही है, ये कह रही है कि मुझे यहाँ से नहीं खाना चाहिए। तुम ही ने तो कहा था मुझे जो दिल करे मैं वो खा सकता हूँ, ये पूरा स्टोर मेरा है ना? वांगजी हाँ कहता है हाँ विंग ये पूरा स्टोर तुम्हारा है। वांगजी गुस्से से लिली की तरफ देखता है और लिली से कहता है लिली सॉरी मांगो अभी की अभी। लिली हैरानी से वांगजी की तरफ देखती है और कहती है सर आप एक पागल इंसान के लिए मुझसे कह रहे हैं कि मैं इससे सॉरी मांगू? विंग जैसे ही ये सुनता है तो विंग और जोर जोर से रोने लगता है। स्टोर में आए सारे कस्टमरों की नज़र विंग पर पड़ती है। जूली भी जल्दी से भागकर लिली के पास आती है और लिली से कहती है लिली क्या हुआ है? लिली जूली से कुछ कह ही पाती थी कि तभी अचानक विंग रोते हुए कहता है वांगजी देखो इसने ना मुझे पागल कहा है। वांगजी लिली की तरफ देखता है और कहता है लिली अभी इसी वक्त विंग से माफ़ी मांगो। लिली और जूली हैरानी से विंग की तरफ देख रहे थे। जूली कहती है सर ये तो एक पागल है ना, आप उसके लिए लिली से माफ़ी मंगवा रहे हैं? वांगजी अब गुस्से में आ जाता है और कहता है ये पागल नहीं है, ये मेरा हस्बैंड है और तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को पागल कहने की? लिली और जूली जब ये सुनते हैं तो उनके ऊपर तो जैसे लगता है कि पहाड़ ही टूट कर गिर पड़ा है। लिली वांगजी की तरफ हैरानी से देखती है और कहती है सर ये आपका हस्बैंड है? आपकी शादी कब हुई और आपने तो कभी नहीं बताया कि आप मैरिड हो? वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है 4 महीने पहले हम दोनों की शादी हुई है। जूली जब ये सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है सर क्या इस दुनिया में लड़कियों की कमी हो गई थी जो आपको इस तरह के लड़के से शादी करनी पड़ी? वांगजी विंग की तरफ देखता है और क्या लिली और जूली की तरफ अब गुस्से से देखता है और कहता है वो पागल नहीं है, वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पागल है, वो इस तरह से एक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। लिली और जूली तो आप बेहोश ही होने वाले थे। लिली कहते हैं सर आज अप्रैल फूल नहीं है, आप हमारे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं? वांगजी कहता है कि तुम दोनों को मेरा फेस देखकर लग रहा है कि मैं तुम दोनों से मजाक कर रहा हूँ। लिली और जूली दोनों नाम में सर हिलाते हैं और कहते हैं नहीं सर लेकिन ये तो एक हम क्या बोले सर, हमें यकीन नहीं हो रहा सर, ये एक लड़का है और ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? विंग जब ये देखता है तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो लिली और जूली की तरफ देखता है और कहता है कि जैसे प्रेग्नेंट होते हैं, तुम दोनों को पता नहीं प्रेग्नेंट कैसे होते हैं? लिली और जूली हैरानी से अभी भी विंग की तरफ देख रहे थे। उसके बाद वांगजी की तरफ देखते हैं। वांगजी कहते हैं बहुत बातें हो गई, जाकर तुम दोनों अपना काम संभालो नहीं तो मैं तुम दोनों को नौकरी से निकाल दूंगा। लिली और जूली दोनों ही घबरा जाते हैं और जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है कि तुम इतना रो क्यों रहे थे? वैसे तुम इतना रोते नहीं हो, लेकिन जब से तुम प्रेग्नेंट हुए हो ना तुम कुछ ज़्यादा ही रोने लगे हो। विंग अपना पाउटी सा फेस बना लेता है और कहता है कि क्या मैं खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन होता नहीं है, मेरे आंखों से आंसू लगातार बहते ही रहते हैं। वांगजी कहता है विंग ऐसी हालत में तुम्हारा ज़्यादा रोना अच्छी बात नहीं है, इससे होने वाले बेबी को नुकसान पहुंच सकता है। विंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ मैं कोशिश करूंगा कि अब से मैं ना रोऊं। वांगजी विंग की बातें सुनकर मुस्कुरा देता है और विंग के फोरहेड पर किस कर लेता है। लिली और जूली दूर से उन दोनों को देख रहे थे। लिली और जूली एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं हमने क्या क्या सोचा था लेकिन हमारा तो दिल ही टूट गया। ऐसा कहकर दोनों ही अपने दिल पर हाथ रखते हैं। आज पूरा दिन ही विंग वांगजी के साथ रहता है और लिली और जूली को परेशान करता रहता है। लिली और जूली विंग से परेशान तो हो रहे थे लेकिन वो दोनों चाह भी विंग को कुछ कह पा रहे थे। यहाँ से सीन शिफ्ट कर 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं। कार्नवाली को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था। कार्नवाली घर आकर बहुत खुश थी। कार्नवाली विंग की तरफ देखती है और कहती है कि अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखा करूंगी। विंग मुस्कुरा देता है और कहता है हाँ आप मेरा ख्याल रख लेना लेकिन पहले आप पूरी तरह से ठीक तो हो जाओ। कार्नवाली जब ये सुनती है तो हल्के से विंग के गल पर एक छोटा सा चाटा मारती है और कहती है पहली बात मैं तुम्हारी आंट नहीं हूँ, अब से तुम मुझे मॉम कहोगे। और दूसरी बात जब से मैंने ये सुना है कि मैं ग्रैंड माँ बनने वाली हूँ तब से मेरी तबीयत ऑटोमेटिक ही ठीक हो गई है, अब मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ। विंग जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कार्नवाली को हक कर लेता है। कार्नवाली भी प्यार से विंग के पीठ को थपथपाती है। वांगजी भी ये देखकर मुस्कुरा देता है। उस दिन के बाद से उन लोगों की लाइफ नॉर्मल चल रही थी। विंग ने अपना सारा बिजनेस नियोसंग के हवाले कर दिया था और कहा था कि जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती वो वापस नहीं आने वाला। नियोसंग भी ये जानकर खुश था कि विंग अपनी लाइफ में खुश है। कार्नवाली और वांगजी मिलकर विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। विंग को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते। कहने के लिए वो अपार्टमेंट छोटा था लेकिन विंग के लिए ये अपार्टमेंट खुशियों से भरा हुआ था, जिसके आगे उसका इतना बड़ा मेंशन भी फेल था। विंग यहाँ पर बहुत खुश था।
वांगजी को कभी कभी विंग के लिए बुरा लगता था, क्योंकि विंग अपनी इतनी अच्छी लग्जरी लाइफ को छोड़कर वांगजी के साथ इस छोटे से अपार्टमेंट में रहता है। विंग को यहाँ बहुत अच्छा लगता था। कार्मन ली भी विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। कार्मन ली विंग का एकदम एक माँ की तरह ख्याल रखती थी। विंग को प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए क्या नहीं सब कुछ बताती थी। लेकिन कभी कभी जब विंग का मूड स्विंग होता था तो वांगजी और कार्मन ली दोनों की हालत खराब हो जाती थी। इस समय कार्मन ली और वांगजी दोनों मिलकर विंग को नहीं संभाल पाते थे, क्योंकि विंग बहुत जोर जोर से रोना स्टार्ट कर दिया करता था। वांगजी तो यह देखकर परेशान भी हो जाता था, कभी कभी इरिटेट हो जाता था, लेकिन कार्मन ली वांगजी को समझाती थी कि ऐसी हालत में ये सब हो जाता है। विंग कभी कभी वांगजी के साथ उसके स्टोर में जाया करता था और वहाँ लिली और जूली को परेशान करके रख देता था। वांग जानता था कि विंग जानबूझकर लिली और जूली के साथ पंगा ले रहा है, लेकिन वांगजी फिर भी विंग को कुछ नहीं कहता था। लिली और जूली कभी कभी आकर वांगजी से शिकायत करते थे कि आज विंग ने ये किया, आज विंग ने वो किया, लेकिन वांगजी विंग को कुछ भी नहीं कहता था। अगर वांगजी विंग से कुछ कहने भी जाता तो विंग जोर जोर से रोने लगता, जिस वजह से वांगजी वहाँ से भाग जाता था। कभी कभी तो लिली जूली और विंग के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती थी। वांगजी जब ये देखता था तो चुपचाप वहाँ से निकलता था, क्योंकि उन तीनों के बीच में वांग नहीं फंस जाता था। देखते ही देखते विहिंग के 9 कंप्लीट हो जाते हैं। डॉक्टर ने डिलीवरी डेट भी दे दी थी। एक हफ्ते बाद विहिंग की डिलीवरी होने वाली थी। विंग आज फिर से वांगजी के स्टोर में आया था, लेकिन वांगजी पर नहीं था। विंग लिली और जूली को देखता है और उनसे लड़ना स्टार्ट कर देता है। लिली और जूली के साथ लड़ने के बाद विंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक विंग का पैर फिसलता है, लेकिन लिली देख लेती है और लिली आकर जल्दी से विंग को पकड़ लेती है। विंग घबराते हुए अपने स्टमक पर हाथ रखता है और लिली की तरफ देखता है और कहता है थैंक यू। लेकिन तभी अचानक विंग का ब्रेक हो जाता है। जूली जब ये देखती है तो घबरा जाती है और जल्दी से विंग के पास आती है और विंग ये क्या हो रहा है। विंग जूली की तरफ देखता है और कहता है क्या हो रहा है। तब जूली नीचे की तरफ इशारा करती है। विंग जब ये देखता है तो विंग भी घबराने लगता है और जल्दी से अपने स्टमक पर हाथ रखता है और जोर जोर से चिल्लाना लगता है। लेकिन विंग से ज़्यादा तो लिली और जूली जोर जोर से चिल्ला रहे थे। विंग चिल्लाते हुए रुक जाता है और उन दोनों की तरफ देखने लगता है और कहता है अरे पागल औरतों, एम्बुलेंस को कॉल करो और मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। इस तरह से चिल्लाना बंद करो, मेरा बच्चा डर जाएगा। एक जना वांगजी को कॉल करो और एक जना एम्बुलेंस को कॉल करो। ऐसा कहकर विंग नीचे बैठने की कोशिश करता है और नीचे बैठ जाता है और धीरे धीरे दर्द में कराने लगता है। वांगजी आसपास ही था। जैसे ही वांगजी को खबर मिलती है वांगजी तुरंत वहाँ आ जाता है। विंग को इस तरह से दर्द में छटपटाते देखकर वांगजी जल्दी से विंग के पास बैठ जाता है और कहता है विंग क्या हुआ है। विंग वांगजी की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है कुछ नहीं हुआ है, बस मैं गहरी गहरी सांस लेने की कोशिश कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि तुम बाहर कैसे आएगा। यू इडियट, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारा बेबी आने वाला है, मुझे हॉस्पिटल लेकर। वांगजी कहता है हाँ मैं एम्बुलेंस कॉल करता हूँ। जल्दी से वांगजी कॉल कहती है सर हम कर दिया है, एम्बुलेंस अभी आती ही। इतने में एम्बुलेंस भी वहाँ पहुँच जाती है। वांगजी जल्दी से विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करने लगता है। विंग जल्दी से वांगजी के सारे बालों को पकड़ कर खींचने लगता है और कहता है इडियट, मैं बहुत भारी हो चुका हूँ, ऐसी हालत में मुझे उठाओगे खुद भी गिरोगे और मुझे भी गिराओगे। लिली जल्दी से जाकर एम्बुलेंस से व्हील चेयर लेकर आती है और वांगजी को कहती है सर आप इनको इसमें बैठा दीजिए। वांगजी हाँ में सर हिलाता है और जल्दी से विंग को उठाता है और व्हील चेयर में बैठा देता है। उसके बाद विंग को एम्बुलेंस की तरफ ले जाने लगता है। लिली और जूली भी देख रही थी। लिली और जूली कहती है सर हम भी आएंगे। वांगजी लिली और जूली की तरफ देखता है और कहता है तुम दोनों आओगे तो स्टोर कौन संभालेगा। लिली कहती है कि हम स्टोर में ताला लगा देते हैं सर, एक दिन के लिए बंद रहेगा तो इतना नुकसान नहीं होगा। ऐसा कहकर लिली जल्दी से जाती है और स्टोर पर ताला लगाकर आ जाती है। उसके बाद तीनों ही एम्बुलेंस में बैठ जाते हैं। विंग को इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और वो दर्द से छटपटा रहा था, लेकिन जितना विंग को दर्द नहीं हो रहा था उससे ज़्यादा तो वांगजी लिली और जूली रो रहे थे। विंग उन तीनों की तरफ देखता है और अपना हेडसेट करता है और कहता है कि बेबी मुझे होने वाला है या तुम तीनों इस तरह से क्यों रो रहे हो। वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है विंग तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है ना। विंग कहता है हाँ हो रहा है, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम मेरे साथ वो सब करते, ना मैं प्रेग्नेंट होता और ना मुझे ये दर्द बर्दाश्त करना पड़ता। अब चुप रहो, इससे पहले कि मैं तुम्हारी पिटाई करना स्टार्ट कर दूँ। कुछ ही देर में एम्बुलेंस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। विंग को एडमिट कर लिया जाता है और विंग को ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाने लगते हैं। वांगजी जल्दी से विंग के पास आता है और कहता है विंग तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है मैं घबरा नहीं रहा हूँ, लेकिन तुम तीनों को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम तीनों घबरा रहे हो। तीनों खुद को संभालो, मैं सही सलामत बाहर आ जाऊंगा। उसके बाद लिली और जूली की तरफ है और कहता है मैं जा रहा हूँ खुद के लिए, लेकिन मैं दोनों को वार्निंग देता हूँ कि मेरे हस्बैंड दूर रहना। अगर मुझे ये चला तुम दोनों मेरे हस्बैंड से चिपके हो तो मैं तुम दोनों की हालत खराब कर दूंगा। ऐसा कहकर वार्ड बॉय की तरफ विंग देखता है और कहता है मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, अंदर ले चलो। वार्ड बॉय भी घबरा जाता है और विंग को जल्दी से ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाता है। वांगजी जल्दी से अपना फोन निकालता है और कार्मली को कॉल कर देता है और कहता है मोम विंग को अचानक लेबर पेन स्टार्ट हो गया है और हम उसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं। उसके बाद वांगजी एक बेंच पर बैठ जाता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जूली और लिली भी वांगजी के आसपास बैठ जाते हैं और वांगजी को देखने लगते हैं। उन दोनों के भी आंखों से आंसू बह रहे थे। लिली और जूली वांगजी को कंसोल करना चाहते थे, लेकिन उन्हें विंग की धमकी याद आ जाती है, इसलिए वो दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं। इतने में कार्मली भी वहाँ पहुँच जाती है। कार्मली देखती है वांगजी वहाँ बैठकर रो रहा था, तो कार्मली जल्दी से वांगजी के पास जाती है और कहती है वांगजी क्या हुआ है। वांगजी अपनी मोम को देखकर जल्दी से उन्हें हक कर लेता है और कहता है मोम विंग बहुत पेन में है, मैं उसका दर्द महसूस कर पा रहा हूँ। मोम क्या होगा, विंग और बेबी को कुछ होगा तो नहीं ना मोम, मेरा दिल घबरा रहा है। कार्मली वांगजी को कंसोल करती है और कहती है बेटा इतना घबरा मत, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा, देखना थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम इस तरह से घबराओगे तो विंग को कौन संभालेगा, अभी विंग को तुम्हारी बहुत जरूरत है ना, इसलिए इस तरह घबरा मत। ऐसा कहकर कार्मली वांगजी के आंसुओं को पोंछती है। कुछ ही देर में ऑपरेशन थिएटर की लाइट ऑफ हो जाती है। वांगजी जब ये देखता है तो जल्दी से वहाँ चला
है और डॉक्टर के बाहर आने का वेट करता है। थोड़ी देर में ही डॉक्टर बाहर आ जाते हैं। वांग जी की तरफ देखकर डॉक्टर एक स्माइल करते हैं और कहते हैं कांग्रेचुलेसन मिस्टर लैन, आपको बेबी बॉय हुआ है। वांग जी जब ये सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है। वांग जी डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है डॉक्टर मेरा हस्बैंड कैसा है। डॉक्टर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं वो भी ठीक है, कुछ ही देर में उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जब उन्हें होश आएगा तो आप लोग उनसे मिल सकते हैं। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद ही एक नर्स बाहर आती है जिसकी गोद में एक छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी था। वांग जी जैसे ही अपने बेबी बॉय को देखते हैं तो उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। वांग जी जल्दी से उस नर्स से अपने बेबी को ले लेता है और उसके फोरहेड पर एक किस करता है और अपने सीने से लगा लेता है। कार्मेल ली जब ये देखती है तो मुस्कुरा देती है। कार्मेल ली भी आकर अपने ग्रैंडसन को देखती है जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। लिली और जूली भी आकर देखते हैं और कहते हैं सर ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है, ये तो दिखने में बिल्कुल आपके जैसा है। वांग जी रोते हुए मुस्कुरा देता है और कहता है हाँ ये बिल्कुल मेरे जैसा है, लेकिन इसके लिप्स के नीचे ये छोटा सा मोल बिल्कुल बिहिंग जैसा है। कार्मेल ली भी ये देखती है और कहती है हाँ ये तो बिल्कुल बिहिंग जैसा है। सभी लोग अपनी खुशियां मना ही रहे थे कि तभी अचानक कार्मेल ली को एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि पीछे से एक आवाज़ आई थी मॉम। जैसे ही वांग जी ये सुनता है वांग जी को भी होती है और वांग जी भी पीछे मुड़कर देखता है और कार्मेल ली भी। कार्मेल ली और वांग जी जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो सामने लैन सिचन खड़े थे। लैन सिचन को देखकर कार्मेल ली जल्दी से लैन सिचन के पास जाती है और लैन सिचन को हक कर लेती है और कहती है तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें पता है हम लोगों ने तुम्हें कितना ढूंढा लेकिन तुम हमें नहीं मिले, तुम कहाँ गए थे सिचन। ऐसा कहकर कार्मेल ली रोने लगती है। लैन सिचन अभी इस वक्त एक स्टिक के सहारे खड़े हुए थे। लैन सिचन भी रो रहे थे। वांग जी भी जल्दी से अपनी गगा के पास जाता है और कहता है गगा अब कहाँ थे। लैन सिचन कार्मेल ली और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है मॉम आपको याद है जिस दिन मैं आपसे आखिरी बार मिला था उस दिन मैं एक जॉब इंटरव्यू के लिए गया था। कार्मेल ली हाँ में सर हिलाती है। लैन सिचन कहते हैं मैं इंटरव्यू में पास हो गया था और मुझे नौकरी मिल गई थी। मैं खुशी खुशी घर वापस आ रहा था ताकि आप दोनों को खुशखबरी दे सकूँ, लेकिन जब मैं रास्ते में था तभी मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और 3.5 साल तक मैं कोमा में रहा। जब मुझे होश आया तो मैं आप दोनों को ढूंढने निकला, लेकिन आप दोनों वहाँ पर थे ही नहीं जहाँ पर रहते थे। मुझे पता चला कि वांग जी आपको लेकर किसी और शहर में चला गया है। तब से लेकर अब तक मैं आप लोगों को ढूंढ ही रहा हूँ। मैं यहाँ पर रेगुलर ही चेकअप कराने के लिए आता हूँ क्योंकि अब मेरी टांगें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। कहकर लैन सिचन अपनी टांगों की तरफ इशारा करते हैं। कार्मेल ली और वांग जी जब ये देखते हैं तो दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। कार्मेल ली जल्दी से लैन सिचन को फिर से हक कर लेती है और रोने लगती है। लैन सिचन कार्मेल ली को अपने से दूर करते हैं और कहते हैं मॉम लेकिन मैं अब ठीक हूँ और मुझे खुशी है कि मैं आप दोनों से मिल पाया। लेकिन तभी अचानक लैन सिचन की नज़र वांग जी के हाथ में एक छोटे से न्यूबॉर्न बेबी की तरफ जाती है। लैन सिचन हैरानी से कार्मेल ली की तरफ देखता है और कहता है मॉम ये वांग जी के बाहों में बेबी से आया। कार्मेल ली जब ये सुनती है तो मुस्कुरा देती है और कहती है सिचन ये वांग जी का बेबी है, ये वांग जी का बेटा है। लैन सिचन जब ये सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और वांग जी की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं वांग जी तुम्हारी शादी हो गई है। वांग जी हाँ में सर हिला देता है। लैन सिचन ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं मॉम सीरियसली आपने 19 साल की उम्र में मेरे भाई की शादी कर दी, अभी इसकी उम्र सिर्फ 19 साल की है और आपने इतनी जल्दी उसकी शादी क्यों करवाई। कार्मेल ली अपना मुंह बना लेती है और कहती है मैंने करवाई है, मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारे भाई ने शादी कर ली है, यहाँ तक कि ये अपने पार्टनर को छोड़कर चला भी आया था। लैन सिचन हैरानी से वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। लैन सिचन जब ये सुनते तो हैरान हो जाते हैं और वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। वांग जी घबराते हुए कहता है गगा अभी तो हम मिले हैं ना, अभी तो काफ़ी समय है, किसी दिन मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। लैन सिचन कहते हैं मेरे पास बहुत वक्त है वांग जी, मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने इतनी जल्दी शादी क्यों की और तुम एक बच्चे के फादर भी बन गए हो। वांग जी कुछ कहने ही वाला था तभी नर्स वांग जी के पास आती है और कहती है सर हमें बेबी को ले जाना पड़ेगा, ज़्यादा देर तक बेबी को इस तरह से बाहर नहीं रख सकते, उसे इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। वांग जी जब ये सुनता है तो जल्दी से बेबी को नर्स को दे देता है। नर्स बेबी को वहाँ से ले जाती है। लैन सिचन अभी भी वांग जी की तरफ घूर घूर के देख रहे थे। लैन सिचन वांग जी से कहते हैं मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूँ वांग जी। वांग जी एक गहरी सांस छोड़ता है और सबकी तरफ देखता है। लिली और जूली अभी भी वहीं पर थे। वांग जी सिचन की तरफ देखता है और उसके बाद सब कुछ बताना स्टार्ट कर देता है। वांग जी जैसे जैसे बता रहा था लैन सिचन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वांग जी जब सारी स्टोरी लैन सिचन को बता देता है तो लैन सिचन जल्दी से वांग जी को हक कर लेता है और कहता है मुझे नहीं पता था मेरी गैरहाजिरी में मेरे छोटे से भाई को इतना सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, इतना कुछ सफ़र करना पड़ा। अगर मैं होता तो तुम्हें कुछ भी होने नहीं देता, कुछ भी सफ़र करने नहीं देता वांग जी। ऐसा कहकर लैन सिचन वांग जी के पीठ को थपथपाने लगते हैं। वांग जी की आंखों में भी आंसू थे। लिली और जूली की आंखों में भी आंसू थे। कार्मेल ली वांग जी के पीठ को थपथपाती है और कहती है हाँ हमारे वांग जी ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, अब तो उसकी खुशियों का समय है। सिचन सिचन भी हाँ में सर हिलाते हैं। तभी नर्स वहाँ आ जाती है और कहती है कि सर आपके हस्बैंड को होश आ गया है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। वांग जी जब ये सुनता है तो कार्मेल ली और सिचन की तरफ देखता है और कहता है मैं अभी विहिंग से मिलकर आता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। लैन सिचन अपनी माँ को देखकर मुस्कुरा रहे थे। कार्मेल ली भी सिचन को देखकर मुस्कुरा रही थी। वांग जी जब विहिंग के रूम में जाता है तो विहिंग बैठा हुआ था और उसकी बाहों में उसका छोटा सा बेबी था। विहिंग अपने बेबी की तरफ देखकर बार बार मुस्कुरा रहा था। तभी वांग जी विहिंग के पास पहुँच जाता है। विहिंग जब वांग जी को देखता है तो कहता है वांग जी देखा हमारा बेबी बॉय कितना क्यूट है ना, ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, तुम बचपन में लगता है शायद ऐसे ही दिखते थे। वांग जी हाँ में सर हिला देता है। वांग जी कहता है नहीं विंग ये थोड़ा थोड़ा तुम पर भी गया है। विंग कहता कहाँ से, इसकी नाक आँख ठोंठ सब तो तुम्हारे जैसे हैं। वांग जी बेबी के लिप्स की तरफ इशारा करता है और कहता है इसके लिप्स के नीचे ये मॉल बिल्कुल तुम्हारी तरह है। विंग गौर से जब देखता है तो कहता है हाँ ये मॉल तो बिल्कुल मेरे जैसा है। तभी उस रूम में कार्मेल ली, लिली, जूली और लैन सिचन आ जाते हैं। सभी एक एक करके विंग से मिलते हैं और विंग को बधाई देते हैं। विंग रूम में एक किसी अनजान पर्सन को देखकर हैरान हो जाता है। उसके बाद वांग जी की तरफ दिखता है और कहता है वांग जी ये कौन है, इन्हें मैं नहीं पहचानता हूँ।
वांग जी मुस्कुरा देता है और कहता है विंग ये मेरे बड़े भाई यानी मेरे गगा लेन सिचन है। विंग जब ये सुनता है तो लेन सिचन की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है हमारा बेबी कितना लकी है ना हमारे लिए, देखो ना मेरे गगा जो खो गए थे अब मिल गए। विंग एक बार अपने बेबी की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और उसके बाद वांग जी से कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो। उसके बाद सभी नॉर्मली बातें करते हैं और विंग को 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में रखा जाता है। उसके बाद विंग को डिस्चार्ज मिल जाता है। विंग अपने अपार्टमेंट में आकर खुश था। लगभग 1 महीने बाद विंग के बेबी का नामकरण किया जाता है। विंग और वांग जी अपने बेबी का नाम आईवान रखते हैं। विंग चाहता था कि लेन सिचन, वांग जी और कार्मेली उसके साथ उसके सिटी चले और उसके मेंशन में जाकर रहे, लेकिन लेन सिचन और कार्मेली मना कर देते हैं। लेन सिचन विंग से कहते हैं अब तक वांग जी ने मॉम की जिम्मेदारी ली थी, अब मैं वापस आ चुका हूँ तो मॉम की जिम्मेदारी मेरी है, तुम दोनों जाकर रह सकते हो और कभी कभी हम लोग आकर तुम दोनों से मिल लिया करेंगे या तुम दोनों आकर हम दोनों से मिल लिया करना। वांग जी जब ये सुनता है तो लेन सिचन की तरफ देखता है और कहता है गगा आप यहाँ क्या करोगे। लेन सिचन वांग जी की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं वांग जी तुमने यहाँ एक स्टोर खोला है ना, मैं उस स्टोर को संभालूंगा और माँ की देखभाल करूंगा, तुम विंग के साथ उसकी सिटी में जाओ, वहाँ पर विंग का बिजनेस है, तुम्हारे लिए वो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आया है, इसका मतलब नहीं कि विंग अपनी सारी ज़िंदगी यहीं बिता दे, तुम विंग को और अपने बेबी को लेकर उस सिटी में चले जाओ। वांग जी और विंग जब ये सुनते हैं तो कहीं जाने को राजी नहीं होते, लेकिन कार्मेली और लेन सिचन समझा कर वांग जी और विंग को वहाँ से भेज देते हैं। वांग जी और विंग इस वक्त कार में बैठे हुए थे, उनकी कार चोंगजिंग सिटी की तरफ जा रही थी। विंग की गोद में उसका छोटा सा आईवन था। वांग जी अपने बेटे की तरफ देखता है और मुस्कुरा रहा था और बार बार उसके गाल को टच कर रहा था। विंग जब ये देखता है तो कहता है वांग जी उसे परेशान करना बंद करो, वो अभी सो रहा है, अगर जाग गया ना तो मुझे परेशान करके रख देगा, ये बहुत शैतान है बिल्कुल तुम्हारी तरह। वांग जी जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है मेरा बेटा है तो मेरी तरह ही होगा ना, लेकिन एक बात बता दूं मैं इतना शैतान नहीं था जितना शैतान तुम हो। तुम्हें पता है तुमने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान मुझे कितना दुखी किया है, ऐसा दुखी तो कोई भी नहीं करता, तुम बिल्कुल एक छोटे बच्चे बन गए थे। और मुझे एक बात बताओ लिली और जूली से तुम हमेशा लड़ते क्यों रहते थे। विंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है कि मैं जानबूझ के लड़ाई करता था ताकि वो दोनों नौकरी छोड़कर चले जाए, लेकिन दोनों ढीठ थी, दोनों में से किसी ने नौकरी नहीं छोड़ी थी। वांग जी कहता है तुम ऐसा क्यों चाहते थे कि वो दोनों नौकरी छोड़ दे। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्योंकि दोनों ही तुमसे प्यार करती थी। वांग जी हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या कहा तुमने। विंग कहता है हाँ मैं उनकी आंखों में देख सकता था कि वो दोनों तुमसे कितना प्यार करती थी, लेकिन मेरे आने के बाद से उनका पत्ता कट हो गया। वांग जी जब ये सुनता है तो जोर जोर के हंसने लगता है और विंग के गालों को पिंच करते हुए कहता है ओहो मेरी जेलस वाइफी। विंग वांग जी की बात सुनकर अपना मुंह बना लेता है और कहता है मैं जेलस वाइफी नहीं हूँ, और मैं वाइफी क्यों, मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। वांग जी विंग की तरफ देखकर फिर से जोर जोर के हंसने लगता है और कहता है हाँ तुम मेरे हस्बैंड हो, लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम देखो ना। विंग कहता है क्या देखूं। वांग जी कहता है अपनी गोद की तरफ में देखो, वहाँ हमारा छोटा सा बेबी बॉय है, और बेबी बॉय को किसने बर्थ दिया है। विंग कहता है मैंने, और बर्थ कौन देता है। विंग जब वांग जी की बातों का मतलब समझता है तो विंग अपना मुंह बना लेता है और खिड़की से बाहर देखने लगता है। वांग जी जल्दी से विंग के पास आता है और विंग के गाल पर एक किस करके जल्दी से विंग से दूर हो जाता है। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है कि ये क्या था। वांग जी विंग की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं और कहता है मेरा थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए और मेरी लाइफ को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। विंग कहता है नहीं नहीं वांग जी थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो तब से मेरी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बस उन 2 महीनों को छोड़कर, जिसकी पनिशमेंट तो मैं तुम्हें बाद में दूंगा। वांग जी कहता है तुम अभी तक उस पनिशमेंट को नहीं भूले हो। विंग ना में सर हिलाता है और कहता है एक बार हम चोंगजिंग सिटी पहुँचे तो अपने मेंशन में पहुँचूँ तो उसके बाद बताऊँ मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। ऐसा कहकर विंग वांग जी की तरफ गुस्से से देखने लगता है। उसके बाद उन दोनों की नोकझोंक स्टार्ट हो जाती है। ड्राइवर भी उन दोनों की नोकझोंक सुनकर मुस्कुरा रहा था। तो चलिए गाइज इसी हैप्पी मोमेंट के साथ मेरी ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। आप लोगों को मेरी ये एफएफ कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ लाइक करना मत भूलिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए आने हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।